डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2701 से 2710 तक। सिल्वर विंग सिटी, जीरो विंग की रहाइशगाह। ज़ेरे ज़मीन खुफिया कमरे में चमक की एक लहर के साथ सैफ अली का हौला आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ। गार्ड्स डोमेन में लागू होने के पिछले तजुर्बात के बरक्स इस बार सैफ अली को थोड़ी सी गुनूदगी महसूस हुई, जो चंद सेकंड तक बरकरार रही। और जब वो संभला तो उसे मालूम हुआ कि इसके सामने हर चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। अगर पहले सैफ अली की नज़र में गार्ड्स डोमेन एक इंतहाई हाई डेफिनेशन तस्वीर की तरह लगता था, तो अब मौजूदा गार्ड्स डोमेन बिल्कुल हकीकत जैसा महसूस हो रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में, खेल से मिलने वाला हकीकत का एहसास अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर था। हकीकत का ये रंग कितना मानूस है। जब सैफ अली ने अपनी मौजूदा सूरत हाल को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ज़्यादातर खिलाड़ियों को इस बड़ी अपडेट के बाद गेम की हकीकत पसंदी में किसी खास तब्दीली का एहसास नहीं होगा, लेकिन सैफ अली के लिए, जिसने अपनी पिछली ज़िंदगी में गार्ड्स डोमेन में 10 साल तक जंग लड़ी थी, ये तब्दीलियां वाज़ेह थीं। पहले इसे मुसलसल ऐसा महसूस होता था जैसे इसके जिस्म और दिमाग के दरमियान कोई रुकावट हो। वो अपने वर्चुअल जिस्म को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता था जितना वो अपने असल जिस्म को करता था। ताहम अब ये रुकावट खत्म हो चुकी थी। ये 99% और 100% के दरमियान फ़र्क जैसा था। आम खिलाड़ियों के लिए इस तरह की तब्दीली शायद कोई मानी न रखती हो, लेकिन माहिर खिलाड़ियों के लिए ये फ़र्क बहुत बड़ा था। मिसाल के तौर पर इंसानों और गोरीलों को लें। सिर्फ 1% जीनियाती फ़र्क होने के बावजूद दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गार्ड्स डोमेन में लड़ाई हकीकी दुनिया की लड़ाई से मुख्तलिफ थी। जिस्मानी हुदूद की वजह से बहुत सी ऐसी तकनीकें थीं जो इंसानी जिस्म हकीकी दुनिया में नहीं दिखा सकता था। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को लें जो 1 टन वज़नी तलवार उठाने की कोशिश कर रहा हो। बच्चे की जसामत जितनी छोटी है, इसके लिए ऐसा कारनामा नामुमकिन होगा। ताहम क्या होगा अगर बच्चे की जसामत इसे तलवार को आसानी से घुमाने की इजाज़त दे? कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि इस बच्चे की तबाहकुन ताकत कितनी खौफनाक होगी। तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालने के बाद सैफ अली खुफिया कमरे से बाहर निकला और बड़ी अपडेट के बारे में मालूमात तरतीब देने के लिए अपने दफ्तर की तरफ चल पड़ा। जब सैफ अली खुफिया कमरे से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर तैनात 3 NPC गार्ड घबरा गया। एक खौफजदा खरगोश की तरह गार्ड ने जल्दी से अपनी कमर सीधी की और एक बावकार अंदाज अपनाया। सुबह बखैर मेरे आका, 3 NPC ने सैफ अली को एहतराम से सलाम किया। सुबह बखैर, सैफ अली ने सर हिलाया और फ्लैट नामी NPC को देखकर मुस्कुराया। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। मैं हैरान हूं कि गार्ड्स डोमेन की बड़ी ताकतें कितनी अफरा-तफरी का शिकार होंगी। हकीकत में गार्ड्स डोमेन की पहली बड़ी अपडेट से आने वाली सबसे बड़ी तब्दीली हकीकत पसंदी में नहीं बल्कि NPC और मोनस्टर्स में थी। बड़ी अपडेट के बाद NPC और मोनस्टर्स दोनों ने अपनी सोच हासिल कर ली थी। जी हां, सोच, जहानत नहीं। नाम निहाद AI जो पहले NPC और मोनस्टर्स को चलाती थी, महज एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम था जो खिलाड़ियों के अल्फाज और अमाल पर एक हद तक रद्द अमल जाहिर कर सकता था। गेम में ज़्यादातर NPC और मोनस्टर्स दर हकीकत अपने तौर पर नहीं सोच सकते थे। आमतौर पर सिर्फ 5 और उससे ऊपर के NPC में ऐसी सलाहियत होती थी। लेकिन अब मोनस्टर NPC कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, इन सब की अपनी सोच होगी। ये गार्ड्स डोमेन में एक बड़ी तब्दीली लाएगा। आखिरकार एक खास नुक्ता नज़र से NPC और मोनस्टर्स अब हकीकी इंसानों से मुख्तलिफ नहीं रहे। इस तब्दीली के साथ मोनस्टर्स और NPC के साथ लड़ाइयाँ PvP लड़ाइयों से मुख्तलिफ महसूस नहीं होंगी। नहीं, दुरुस्त तौर पर कहा जाए तो मोनस्टर्स और NPC के खिलाफ लड़ाइयाँ PvP लड़ाइयों से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी।
खिलाड़ियों के बरक्स, मोनस्टर्स और एनपीसी गार्ड्स डोमेन में लड़ने के आदी थे। कुछ मोनस्टर्स और इनफरादी एनपीसी ने पैदाइश से ही लड़ना शुरू कर दिया था और 10, 20, 30 साल इससे ज्यादा का तजुर्बा हासिल कर लिया था। उनका जंगी तजुर्बा इन आम खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा था जो गार्ड्स डोमेन में सिर्फ 1 या 2 साल से थे। ताहम गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों पर यह अब भी सबसे बड़ा असर नहीं था। जो चीज खिलाड़ियों को वाकई मुतासिर करेगी वो एनपीसी और मोनस्टर्स के रवैये में तब्दीलियां थीं। अब से एनपीसी न सिर्फ फाल तौर पर मोनस्टर्स का शिकार करेंगे बल्कि एडवेंचरर्स एसोसिएशन में मुख्तलिफ मिशनों और वसाइल के लिए खिलाड़ियों का मुकाबला भी करेंगे। वो क्लास प्रोमोशंस के लिए दरकार कीमती वसाइल और मौके के लिए भी मुकाबला करेंगे। माजी में जब गार्ड्स डोमेन में पहली बड़ी अपडेट आई थी तो इस तब्दीली ने मुख्तलिफ ताकतों के लिए एक बड़ा सरदर्द पैदा कर दिया था। आखिरकार न सिर्फ वो वसाइल पर अपनी इजारादारी खो चुके थे बल्कि एनपीसी और मोनस्टर्स ने इन वसाइल का एक बड़ा हिस्सा भी चरा लिया था। यकीनन इस तब्दीली के अपने फवाइद भी थे। मिसाल के तौर पर किसी भी ताकत से वाबस्ता न होने वाले खिलाड़ी मिशन करने के लिए एनपीसी टीमों में शामिल होने का इंतखाब कर सकते थे। इस ऑप्शन ने आज़ाद खिलाड़ियों के बचने के इम्कानात को फौरी तौर पर बढ़ा दिया। उसने आज़ाद खिलाड़ियों को इन वसाइल और आलात तक रसाई हासिल करने की भी इजाज़त दी जो पहले नाकाबिले हुसूल थे। दरीं असना सैफ अली के ज़ेरे ज़मीन हाल से निकलने के बाद फ्रेट नामी एनपीसी ने सुकून का एक गहरा सांस लिया। आका आज कुछ अजीब लग रहे हैं। वो आमतौर पर हम गार्ड्स से बात नहीं करते लेकिन आज उन्होंने मुझे सुबह बखैर कहा। चांदी की ज़रा पहने हुए फ्रेट ने सैफ अली की जाती हुई पीठ को देखते हुए उलझन में सोचा। क्या आका ने मुझे सस्ती करते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने मुझे वार्निंग के तौर पर सलाम किया। ये सोचते ही फ्रेट बे-इख्तियार कांप उठा। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे अब मजीद सस्ती नहीं करनी चाहिए। पूरी स्टार मून किंगडम में ऐसी अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरे वो साबिका साथी यकीनन मेरा मजाक उड़ाएंगे। फ्रेट ने अपनी चौकसी बढ़ा दी और अपनी पोजीशन मजीद सीधी कर ली। दरीं असना जब ज़ेरे ज़मीन हाल में मौजूद दीगर एनपीसी गार्ड्स ने सैफ अली को देखा तो उन्होंने भी सैफ अली के आज के अजीब रवैये पर खुफिया तौर पर बहस शुरू कर दी। सैफ अली एक बुलंद मकाम पर फाइज शख्स था। माजी में वो आमतौर पर उनसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहता था। वो बुनियादी तौर पर सर्द मेहरी और बेरहमी की अलामत था। फिर भी सैफ अली ने आज बहार की हुआ जैसा एहसास दिया। इस अचानक तब्दीली ने गार्ड्स को कुछ देर के लिए बेचैन कर दिया। उस वक्त सिर्फ ये एनपीसी ही शक और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं कर रहे थे। पूरे गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ी भी गेम में होने वाली तब्दीलियों पर हैरान और परेशान थे। गार्ड्स डोमेन के फोरम्स पर भी बहस व मुबाहिसा उरूज पर था। ये एनपीसी जिंदा लोगों की तरह क्यों महसूस हो रहे हैं? वो निजी तौर पर हम खिलाड़ियों के बारे में भी बहस कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आपको ये अजीब लगता है? मेरे पर्सनल गार्ड ने दरहकीकत अपनी जख्मी बीवी की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी मांगी है। आप लोग शायद अभी तक एडवेंचरर्स एसोसिएशन नहीं गए, है ना? अभी एनपीसी वहां पोस्ट किए गए मिशन ले रहे हैं। एक एनपीसी ने तो मेरी पार्टी की खूबसूरत लड़की को अपने साथ मिशन पर जाने के लिए बहला फिसला लिया। कुछ देर के लिए गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ी एनपीसी में आने वाली उन तब्दीलियों से हैरान रह गए। कुछ को ये तब्दीलियां नई लगें जबकि कुछ को ये हैरान कुन लगें। ताहम ज्यादातर खिलाड़ी उन तब्दीलियों पर खुश थे। ऐसे बाशऊर एनपीसी के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। खिलाड़ियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ये खास तौर पर इस वक्त सच साबित हुआ जब उन्होंने इन एनपीसी को अपने बारे में बहस करते हुए सुना। एनपीसी खिलाड़ियों के दरमियान मौजूद माहिरीन की तारीफें भी करेंगे। कुछ मशहूर माहिर खिलाड़ियों के तो एनपीसी के दरमियान मद्दा भी थे, एक ऐसी सूरत हाल जिस पर आम खिलाड़ी रश्क किए बगैर न रह सके। ताहम आम खिलाड़ियों के बरक्स गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें उन तब्दीलियों पर इतनी खुश नहीं थीं। दरहकीकत ये अचानक तब्दीलियां कुछ छोटी गिल्ड्स के लिए अमली तौर पर मुहलिक थीं। इसकी वजह यह थी कि बड़ी अपडेट ने न सिर्फ एनपीसी को उनकी अपनी सोच अता की थी बल्कि मैदानों में मौजूद मोनस्टर्स से निपटना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये खास तौर पर लॉर्ड रैंक का इससे ऊपर के मोनस्टर्स के लिए सच था। उनके पास मौजूद जंगी तजुर्बे की दौलत ने उन्हें जंगी मेयार के लिहाज से माहिरीन से भी ज्यादा मजबूत बना दिया था।
एक लॉर्ड रैंक का मॉन्स्टर इसी लेवल के ट्र 2 माहिर को आसानी से शिकस्त दे सकता था। कुछ ग्रेट लॉर्ड्स तो ट्र 3 माहिरीन का मुकाबला भी कर सकते थे। ताहम ये अब भी बदतरीन हिस्सा नहीं था। बड़ी अपडेट जो वाकई खौफनाक तब्दीली लाई थी वो फिक्स्ड डंजन्स का खात्मा था। डंजन्स गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के लिए आलात और मवाद का एक मुस्तहकम जरिया थे। बहुत सी गिल्ड्स हाई लेवल डंजन्स पर छापा मारने के बजाय हर किस्म के मवाद के लिए लो लेवल डंजन्स में वक्त गुजारती थीं। दर हकीकत सिर्फ छोटी गिल्ड्स ही मवाद हासिल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं करती थीं। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार हाई लेवल डंजन्स की मुश्किल के साथ उन पर छापा मारने के नतीजे में यकीनी तौर पर हलाकतें होती, जिसके नतीजे में टीम के खिलाड़ी पीछे रह जाते। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने मवाद हासिल करने के लिए ज्यादा मोहतात तरीका अपनाया। वो मुश्किल डंजन्स पर छापा मारने के लिए सिर्फ एक वैनगार्ड टीम रखते थे। इस तरह वो इस बात को यकीनी बना सकते थे कि उनके पास जदीद तरीन और बेहतरीन आलात और मवाद मौजूद हो, जबकि साथ ही वैनगार्ड टीम को फराहम करने के लिए बड़ी मिकदार में बुनियादी मवाद भी मौजूद हो। ताहम गेम की बड़ी अपडेट के साथ वो सब बदल गया। अपडेट के बाद तमाम फिक्स डंजन्स गायब हो गए थे। अब सिर्फ वही डंजन्स दस्तयाब थे जो तसादफी तौर पर जाहिर होते थे। दरी असना इनमें से कुछ डंजन्स मुश्किल थे, जबकि कुछ बहुत आसान थे। मजीद ये कि इनमें से हर डंजन पर गायब होने से पहले सिर्फ एक बार छापा मारा जा सकता था। अगर किसी ने डंजन दरियाफ्त करने पर इस पर छापा न मारा तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि कोई और पहले छापा मार देगा। इस तब्दीली ने न सिर्फ मुख्तलिफ छोटी गिल्ड्स बल्कि सुपर पावर्स को भी हक्का बक्का कर दिया। इस सूरत हाल में वो अब से अपनी गिल्ड्स को कैसे तरक्की देने वाले थे। इसी तरह गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ एडवेंचर टीमें भी बेचैन होने लगे। न सिर्फ वसाइल कम हो गए बल्कि एनपीसी भी हरीफ बनकर सामने आए। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि मुस्तकबिल में वसाइल के लिए लड़ाई कितनी शदीद हो जाएगी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स शायद अपनी निकाब पोशी खत्म कर दें और हकीकी मानों में लड़ना और मुकाबला करना शुरू कर दें। सिल्वर विंग सिटी, जीरो विंग की रहाइशगाह, गिल्ड लीडर का दफ्तर। गिल्ड लीडर सब पहुंच गए हैं। लिल ने सैफ अली की तरफ देखते हुए इत्तला दी, जो गार्ड्स डोमेन के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात तरतीब दे रहा था। क्या आबदा गाल और शाइस्ता भी यहाँ हैं? सैफ अली ने पूछा। अगरचे आबदा गाल और शाइस्ता पहले ही स्पेस टाइम भूल भिलिया से बाहर निकल चुकी थीं, लेकिन चूंकि उन्हें एक खास मकाम पर मुंतकिल किया गया था, इसलिए वो गेम के जरिए दूसरों से बिल्कुल राब्ता नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ हकीकी दुनिया के जरिए दूसरों से राब्ता कर सकती थीं। वो यहाँ हैं, लेकिन लिल के चेहरे पर हिचकिचाहट जाहिर हुई। हैरान होकर सैफ अली ने पूछा, लेकिन क्या? आर्जी तौर पर लिल ने सरगोशी की, शायद मुझसे गलती हो रही हो, लेकिन जब मैंने उन्हें अभी देखा तो वो अजनबी महसूस हो रही थी। चैप्टर 2702 खामोशी। अजनबी? सैफ अली एक लम्हे के लिए लिल की बात समझने में नाकाम रहा। इसकी असिस्टेंट के तौर पर लिल ने सिर्फ जीरो विंग के हेड क्वार्टर के मामलात की देखभाल नहीं की थी। आमतौर पर वो गार्ड्स डोमेन में शाइस्ता और आबदा गाल के कामों में भी मदद करती थी। लिहाजा इसका दोनों नायब गिल्ड लीडर्स के साथ अक्सर राब्ता रहता था। दर हकीकत लिल को उनसे इससे भी ज्यादा वाकिफ होना चाहिए था जितना वो खुद था। शाइस्ता और आबदा गाल सिर्फ कुछ हफ्तों से गिल्ड से गैर हाजिर थीं। वो उसे जिस तरह भी देखता, लिल के पास उन्हें अजनबी करार देने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। क्या आप ये कह रही हैं कि उनका मिजाज बदल गया है? सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद पूछा। किसी शख्स का मिजाज इसके इल्म और जहनी हालत की बेहतरी के साथ बदल जाता है, खास तौर पर उनकी दिमागी सरगर्मी की हद में पेशरफ्त के बाद। सैफ अली उसकी एक बेहतरीन मिसाल था। नहीं, अपना सर हिलाते हुए लिल ने कुछ गैर आरामदेह आवाज में सरगोशी की। वो एहसास ऐसा है जैसे उनके चेहरों के पीछे कोई मुकम्मल अजनबी छुपा हो। उनके चेहरों के पीछे लिल की बात ने सैफ अली को हैरान कर दिया। क्या आपको यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है, लिल ने संजीदगी से कहा। ठीक है, सैफ अली ने संजीदगी से सर हिलाया। ये बात यहीं खत्म होती है। बस उनके साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप आम तौर पर करती हैं। गिल्ड लीडर, क्या नायब गिल्ड लीडर्स ठीक हैं? लिल ने फिक्रमंदी से पूछा। वो उसे जिस तरह भी देखती, ये तब्दीली महज नॉर्मल नहीं थी। अगर शाइस्ता और आबदा गाल को वाकई कोई मसला था
तो जीरो विंग बड़े खतरे में पड़ जाएगा। आखिरकार दोनों नायब गिल्ड लीडर्स गिल्ड की ज्यादातर रोजमर्रा की सरगर्मियों की जिम्मेदार थीं, जबकि सैफ अली बुनियादी तौर पर सिर्फ एक अलामती सरबराह था। मुझे अभी यकीन नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाया। मुझे डर है कि मुझे सिर्फ उनसे ज़ाती तौर पर मिलने के बाद ही मालूम होगा कि क्या हो रहा है। स्पेस टाइम भूल भिलियां गार्ड्स डोमेन में बहुत खास वजूद थीं। खिलाड़ियों की सिर्फ एक इंतहाई कलील तादाद स्पेस टाइम रास्तों से सफ़र करते वक्त स्पेस टाइम भूल भिलियां का सामना करती थी। खिलाड़ियों की इससे भी कम तादाद स्पेस टाइम भूल भिलियां छोड़ने के बाद एक पुरस्रार जगह का सामना करती थी। ये पुरस्रार जगह नाकाबिले हल थी। बहुत से लोगों ने इसकी ज़ाहिरी शक्ल को गेम में एक बिग से मंसूब किया। हर खिलाड़ी जो इस पुरस्रार जगह में दाखिल होता था वो एक बहुत ही खास दुनिया में पहुंच जाता था। कोई नहीं जानता था कि वो कैसी दुनिया है, और इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद थी, कत्लो गारत। आ तो इंसान का लामुत्तनाही पीछा किया जाएगा, या वो दूसरों का लामुत्तनाही शिकार करेगा, या एक लामुत्तनाही नान जंग में लड़ेगा। ऐसा लगता था जैसे गार्ड्स डोमेन में इनगिनत यादों के टुकड़े इस खास दुनिया में जमा किए गए हों। हता कि जब खिलाड़ी इस दुनिया में मारे जाते थे तो वो वाकई नहीं मरते थे। वो अपनी मौत के बाद सिर्फ एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब में चले जाते थे, और ये चक्कर लामुत्तनाही तौर पर चलता रहता था। मजीद ये कि इस दुनिया में खिलाड़ियों को महसूस होने वाला दर्द जरा भी कम नहीं होता था। इस दुनिया में वक्त का तसव्वुर मुबहम समझा जाता था। खिलाड़ी इस दुनिया के अंदर जिस वक्त का तजुर्बा करते थे वो सिर्फ उनके जहन महसूस करते थे, जिसका उनके असल जिस्मों पर कोई असर नहीं होता था। लिहाजा जब एक खिलाड़ी इस खास दुनिया के अंदर 1 आ 5 साल गुजारता था तो हकीकी दुनिया में सिर्फ घंटे आ दिन गुजरे होते थे। ताहम वक्त वजूद में सबसे खौफनाक चीज़ थी। आखिरकार वक्त हर चीज़ को ख़त्म कर सकता था, इंसानों की तो बात ही छोड़िए। अगर शाइस्ता और आबिदा गाल वाकई इस पुरस्रार जगह से बाहर आई थीं तो उनके लिए पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका होगा, इतना ज्यादा कि उनकी यादें भी धुंधला गई थी। लिहाजा उनका बदलना बिल्कुल नॉर्मल था। सिर्फ एक चीज़ जो सैफ अली नहीं जानता था वो ये थी कि शाइस्ता और आबिदा गाल ने इस पुरस्रार जगह में कितने साल गुजारे थे। दरीं असना इसकी पिछली जिंदगी के अदादो शुमार के मुताबिक इस खास दुनिया में जितना ज्यादा वक्त गुजारा जाता था इंसान की जहनियत पर इतना ही ज्यादा असर पड़ता था। जीरो विंग रहाइशगाह का टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम। जीरो विंग के आला हुक्काम और बुनियादी टीम लीडर्स इस वक्त इस शानदार कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठे थे। इन लोगों में से कमजोर तरीन भी लेवल 116 का ट्रतीन खिलाड़ी था, जबकि मजबूत तरीन वानिया और शोला रानी थीं, जो दोनों पहले ही लेवल 121 तक पहुंच चुकी थी। ताहम उनके और सैफ अली के दरमियान अब भी एक नुमाया फर्क था, जो लेवल 125 पर था। शोला रानी ने पहले ही अपने पुराने लिबास को गहरे सुर्ख चमड़े की ज़रा से बदल दिया था। इसकी ज़रा पर बने जादुई नक्शो निगार की बुनियाद पर यह ज़रा एक सीट थी। मजीद ये कि इसने एपिक अशिया के लिए मखसूस चमक का असर भी दिया। शोला रानी ने अपने बालों को एक रिबन से बांध रखा था जो सितारों भरे आसमान से मुशाबहत रखता था। रिबन ने इसे एक नाकाबिले बयान हद तक खौफनाक एहसास दिया, जैसे वो रात के आसमान की मलिका हो। ऐसा लगता है कि शोला रानी ने स्पेस टाइम भूल भिलिया में काफी बड़ी कामयाबी हासिल की है। सैफ अली शोला रानी की कमर से लटके हुए खंजर को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। न सिर्फ खंजर से दुश्मनी का एक हल्का सा एहसास झलक रहा था, बल्कि इसने अर्द गिर्द के माना को भी हिलाकर रख दिया था। अगर यह खंजर मियान से बाहर निकाला जाता तो वो माहौल पर पड़ने वाले असरात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हता के फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया भी इस खंजर के मुकाबले में हेच थीं। ताहम जब सैफ अली ने कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों तरफ बैठी शाइस्ता और आबिदा गाल पर नजर डाली तो वो दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? सैफ अली बेज़बान रह गया। लिल ने जो कुछ कहा था उसके बाद उसने ज़हनी तौर पर खुद को बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार कर लिया था। ताहम अब जब उसने उन्हें ज़ाती तौर पर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उन दोनों की सूरत हाल उसकी बदतरीन तवक्कुआत से भी बढ़कर थी। शाइस्ता और आबिदा गाल के हथियार और आलात वही रहे जो मगरिबी बर्रे आज़म छोड़ते वक्त थे, यहाँ तक कि उनके लेवल भी अब भी लेवल 117 पर थे। ताहम इन दोनों से मिलने वाला एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ था। शाइस्ता माजी में काफ़ी अलग थलग रही थी लेकिन फिर भी निस्बतन मिलनसार थी। दूसरी तरफ आबिदा गाल एक खुश मिजाज और पुरएतिमाद औरत रही थी और उसकी आंखें हमेशा दानाई और अज़ाइम से चमकती थीं। अब ताहम
ان دونوں کو مزید انسان نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی جذبات کا ذرا سا اشارہ بھی نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ پودے ہوں۔ وہ خوشا غمگین نظر نہیں آ رہی تھیں، اگرچہ وہ اس وقت اپنے ارد گرد دوسروں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھیں، لیکن ان کی آوازوں میں کسی قسم کے جذبات کا اتار چڑھاؤ نہیں تھا۔ صرف ایک چیز جو سیف علی ان دونوں سے محسوس کر سکتا تھا وہ ایک موت جیسی خاموشی تھی، حالانکہ ہر ایک سے ملنے والا خاموشی کا احساس تھوڑا مختلف تھا۔ شائستہ کے معاملے میں اس کی خاموشی مان جنگ کے اوپر ڈھیر ہڈیوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ عابدہ گال کے معاملے میں اس کی خاموشی اندھیرے میں موم بتی کے شعلے کی طرح تھی، جس میں موت اور امید دونوں شامل تھے۔ سیف علی کے علاوہ کمرے کے اندر موجود ہر شخص نے شائستہ اور عابدہ گال میں تبدیلیوں کو محسوس کیا۔ اگر ان کی یادوں میں شائستہ اور عابدہ گال کا عکس نہ ہوتا تو شاید ہر کسی کو فوری طور پر وہاں سے بھاگنے کی خواہش ہوتی۔ گلڈ لیڈر، کیا دونوں نائب گلڈ لیڈرز کو کچھ ہوا ہے؟ یاسمین نے سرگوشی کے ذریعے سیف علی سے پوچھا۔ شائستہ اور عابدہ گال میں تبدیلی ان لوگوں کے لیے قابل ذکر نہیں ہو سکتی جو ان سے واقف نہیں تھے، لیکن جو لوگ تھے ان کے لیے یہ تبدیلی محض خوفناک اور عجیب تھی۔ جس طرح وہ اب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ضرور ہوا ہے، سیف علی نے سچائی چھپائے بغیر جواب دیا۔ آخر کار یہ وہاں موجود ہر شخص پر واضح تھا۔ اس وقت کے دوران جب زیرو ونگ کے ارکان خفیہ طور پر شائستہ اور عابدہ گال کی تبدیلیوں پر بحث کر رہے تھے، سیف علی نے بھی اپنی نظر ان دونوں کی طرف موڑ لی۔ آپ دونوں اس دنیا میں کتنے عرصے تک رہیں؟ سیف علی نے سرگوشی کے ذریعے ان سے پوچھا۔ چیپٹر 2703 اسی سال۔ سیف علی کے الفاظ ایک خاموش سمندر میں گرنے والے پانی کے قطرے کی طرح تھے۔ اگرچہ یہ کوئی بڑی لہریں نہیں اٹھا سکا، لیکن پھر بھی اس نے لہریں پیدا کیں جو لامتناہی طور پر پھیل گئیں۔ جیسے ہی سیف علی نے اپنی انکوائری مکمل کی، شائستہ اور عابدہ گال کی پرسکون آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک چمکی۔ اس حیرت میں نہ جوش تھا اور نہ ہی خوشی۔ انہیں ایسا محسوس نہیں ہوا جیسے انہیں کوئی ایسا شخص مل گیا ہو جو انہیں سمجھتا ہو۔ وہ بس تھوڑا حیران ہوئیں۔ وہ حیران تھیں کہ سیف علی کو اس معاملے کا علم کیسے ہوا۔ تاہم ان کی حیرت جلد ہی غائب ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں تاریکی اور سکون واپس آ گیا۔ اس کے بعد عابدہ گال اور شائستہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عابدہ گال پھر سیف علی کی طرف مڑی، اس کے خوبصورت چہرے پر ایک بے نیاز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یقیناً گلڈ لیڈر، اب سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کتنے عرصے تک رہیں، تاہم ہمارے حساب کے مطابق یہ 80 سال ہونے چاہئیں۔ اسی سال؟ سیف علی اپنی سانسیں روکنے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا ذہن بھی تھوڑا سن ہو گیا۔ اس نے اس امکان کے بارے میں سوچا تھا کہ عابدہ گال اور شائستہ اس خاص دنیا میں کافی عرصے تک رہی ہوں گی۔ اس نے ان کے وہاں 1 یا 2 دہائیوں تک رہنے کے امکان پر بھی غور کیا تھا، لیکن 80 سال؟ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں صرف 80 سال ہی جیتے ہیں۔ دریں اثنا عابدہ گال اور شائستہ نے ہر روز مسلسل لڑتے ہوئے 80 سال گزارے تھے۔ محض سوچ ہی لرزہ خیز تھی۔ 80 سال اکیلے گزارنا، صرف تنہائی ہی ناقابل تصور تھی۔ کوئی بھی عام شخص غالباً اب تک پاگل ہو چکا ہوتا۔ تاہم عابدہ گال کی آواز بے حد پرسکون تھی، اتنی پرسکون کہ جیسے وہ کسی اور کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ اسی سال؟ سیف علی کی آنکھوں میں پیچیدہ جذبات بھر گئے جب اس نے خاموشی سے عابدہ گال اور شائستہ کا مشاہدہ کیا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب دونوں مونسٹرز کی طرح محسوس ہو رہی ہے۔ جس لمحے اس نے عابدہ گال اور شائستہ کو دیکھا، وہ پہلے ہی بتا سکتا تھا کہ وہ دونوں اب انسان نہیں رہے۔ عابدہ گال کی وضاحت سننے کے بعد وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ اگر ان دونوں نے 80 سال لامتناہی قتل و غارت اور لڑائی میں گزارے تھے تو یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ وہ جنگی تجربے میں دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط۔ ان کے مقابلے میں گارڈز ڈومین میں اس کا 10 سال کا جنگی تجربہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بات کا ذکر ہی کیا کہ وہ دونوں جنگی ذہین تھیں۔ اس وقت جنگی طاقت کے لحاظ سے وہ غالباً عابدہ گال اور شائستہ کے سامنے ایک بچے کی طرح تھا، ایک بچہ جو ایک بالغ کے خیالات اور معیار کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، محض ایک مذاق تھا۔ اس بات کا ذکر ہی کیا کہ عابدہ گال اور شائستہ گرینڈ ماسٹر مارشل آرٹسٹوں کے درمیان بھی بالغ ہوں گی۔ اس صورتحال نے سیف علی کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے، آبے بس محسوس کرنا چاہیے۔ گلڈ لیڈر، فراسٹ ہیون کی مریم نے ابھی ہم سے رابطہ کیا ہے،
जब सैफ अली सोचों में गुम था, इसके पास खड़ी अचानक बोल पड़ी। मरियम चाहती है कि जीरो विंग फायर ड्रैगन एम्पायर के शाही दारुल हुकूमत में जमा हो। वो कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को लाने की इजाजत है। ऐसा लगता है कि वो आखिरकार कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सैफ अली को इस खबर पर खास हैरत नहीं हुई। आखिरकार दानिश पहले ही कह चुका था कि फरास्ट हेवन जल्द ही कार्रवाई करेगा। क्या उसने तुम्हें उनका मंसूबा बताया? उसने बताया। गुल ने थोड़े उदास चेहरे के साथ सर हिलाया। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई इस बार फ्रास्ट हेवन के ऑपरेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं? अगर मुमकिन होता तो मैं भी नहीं चाहता। ताहम फ्रास्ट हेवन की पेशकश इतनी पुरकशिश है कि उसे मुस्तरद करना मुश्किल है, सैफ अली ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। अपर जोन के लिए 3 मखसूस नशिस्तें। ये ऐसा मौका नहीं था जो हर रोज मिलता हो। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी इस पर झपट पड़ते। इस बात का जिक्र ही किया कि अपर जोन का एक अहम फायदा था जिसकी उसे जरूरत थी। अगरचे शाइस्ता और आबदागाल ने इस खास दुनिया में 80 साल का जंगी तजर्बा हासिल कर लिया था और जंगी मेयार की गैर इंसानी सतह हासिल कर ली थी, लेकिन ये फवाइद एक बड़ी खामी के साथ आए थे। सतही तौर पर ऐसा लगता था जैसे इन दोनों ने इस खास दुनिया में 80 साल गुजारे हों। ताहम हकीकी दुनिया में सिर्फ चंद हफ्ते गुजरे थे। जिस लम्हे वो दोनों इस खास दुनिया से बाहर निकले, ऐसा महसूस हुआ जैसे 80 साल की यादें उनके दिमागों में डाउनलोड हो गई हों, जिससे उनके दिमागों और जिस्मों पर नाकाबिले तसव्वुर बोझ पड़ रहा था। इसकी पिछली जिंदगी के दौरान जो खिलाड़ी इस खास दुनिया में 2 या 3 साल रहे थे, उनके वापस आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्मों में मसाइल पैदा हुए थे। आखिरकार वो मफलूज हो गए और सेहतयाब होने से पहले उन्हें 1 माह तक अस्पताल में दाखिल रहना पड़ा। आखिरकार इन तमाम यादों को हज़म करने में उनकी बहुत ज्यादा ज़हनी ताकत सिर्फ हुई थी, जो यकीनी तौर पर अच्छी चीज नहीं थी। दरी असना, शाइस्ता और आबदागाल दोनों ने इस खास दुनिया में 80 साल गुजारे थे। सैफ अली ने तसव्वुर करने की हिम्मत नहीं की कि उन्हें कितना बड़ा रद्द अमल भुगतना पड़ेगा। इन दोनों की हिफाजत के लिए इसे उन्हें अपर जोन में लाना था। अगरचे अलिफासिरैक न्यूट्रेंट फ्लूइड के इंसानी जिस्म पर बहुत अच्छे असरात मुरत्तब होते थे, लेकिन इसने इंसान के दिमाग और रूह को ठीक करने में सिर्फ थोड़ी सी मदद की। सिर्फ दिमाग और रूह की बहाली की अद्वियात ही इस मसले को हल कर सकती थीं। सैफ अली जितनी भी अद्वियात जानता था, इनमें लाइफ पोशन भी रूह की बहाली में खास तौर पर मुअस्सर नहीं था। लाइफ पोशन ज्यादा से ज्यादा ज़हनी ताकत की आम कमी को बहाल कर सकता था। ये इस तरह के दिमागी ओवरलोड के खिलाफ बिल्कुल गैर मुअस्सर था। वाहिद हल जो वो अब सोच सकता था वो अपर जोन था। अपर जोन एक खास इलाका था जिसे ग्रीन गार्ड कंपनी ने तामीर किया था। अंदर बहुत सी नामालूम चीजें थीं। दरहकीकत मार्केट में गर्दिश करने वाले कीमती अलिफासिरैक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनर्स महज वो पुरानी अद्वियात थीं जो ग्रीन गार्ड कंपनी ने तैयार की थी। गिल्ड लीडर, फ्रास्ट हेवन बहुत ज्यादा पुरजोश है, लिल ने खुद पर काबू पाते हुए तबसरा किया। अगर हम मोहतात न रहे तो जीरो विंग बहुत अच्छी तरह से तबाह हो सकता है। वो क्या करने का इरादा कर रहे हैं? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। जानी उनका इस बार का मकसद गार्ड्स डोमेन की 12 अजीम गिल्ड्स में से एक बनना है, लिल ने कहा। 12 अजीम गिल्ड्स खिलाड़ियों का दिया हुआ कोई बेतरतीब खिताब नहीं था, बल्कि ये वो खिताब था जो वॉर गार्ड्स टेम्पल की तरफ से तस्लीम शुदा 12 मजबूत तरीन गिल्ड्स को दिया गया था। वो प्लेयर गिल्ड्स जो गार्ड्स डोमेन की 12 अजीम गिल्ड्स बन जाती थीं, पूरे बर्रे आज़म में मुतअद्दिद फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ होती थीं। वो एक सल्तनत की हिफाजत कर सकती थीं और इस सल्तनत की तरफ से इनकी पूजा की जा सकती थी। एक सल्तनत की पूजा, सिर्फ यही नुक्ता एक गिल्ड को दूसरी सुपर पावर्स से आगे निकलने की इजाजत देने के लिए काफी था। कोई कह सकता है कि 12 अजीम गिल्ड्स का ओहदा वो चीज थी जिसके लिए तमाम सुपर पावर्स को मुकाबला करना पड़ता था। ताहम इस ओहदे के लिए मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। एक गिल्ड को अहल होने के लिए शराइत की एक सीरीज को पूरा करना पड़ता था। सबसे पहले गिल्ड्स को टॉप 3 रोकी गिल्ड्स में से एक बनना पड़ता था। इसके बाद उन्हें 12 अजीम गिल्ड्स की 12 रिजर्व नशिस्तों के लिए मुकाबला करना पड़ता था। ताहम ये रिजर्व नशिस्तों के लिए गार्ड्स डोमेन का पहला मुकाबला होने वाला था। वॉर गार्ड्स टेम्पल ने ऐलान किया था कि इस साल 6 नशिस्तें खाली हैं। लिहाजा सिर्फ इस साल के लिए प्लेयर गिल्ड्स 6 खाली रिजर्व नशिस्तों के लिए मुकाबला कर सकती थीं, जब तक कि वो मुकाबले में शिरकत की शराइत पूरी करती हों। जीरो विंग की कमजोर बुनियाद की वजह से सैफ अली ने कभी मुकाबले में हिस्सा लेने का सोचा भी नहीं था।
शिरकत के लिए 4 शराइत थीं। 1. वॉर गॉड्स टेम्पल को 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल के 2000 यूनिट्स जमा कराएं। 2. 50 रियासतों और 12 सल्तनतों के दारुल हुकूमतों में गिल्ड की रहाइशगाह हो। साथ ही रजिस्टर करने वाली गिल्ड को 4 स्टार गिल्ड का दर्जा भी हासिल होना चाहिए। 3. गिल्ड में 1000 से ज्यादा टीम खिलाड़ी हों। 4. गिल्ड के नाम पर 30 गिल्ड शहर हों। ये 4 बुनियादी शराइत इंतहाई सख्त थीं। आम गिल्ड्स को मुकाबले में हिस्सा लेने का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए था। दर हकीकत आम सुपर पावर्स भी अहल नहीं होंगी। सिर्फ गैर मामूली तौर पर मजबूत सुपर पावर्स ही बमुश्किल शराइत पूरी कर सकती थीं। जीरो विंग को सीक्रेट पवेलियन से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक तकरीबन 20 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर गिल्ड्स रिजर्व नशिस्तों के मुकाबले में हिस्सा लेंगी, जिनमें से हर एक वर्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री में एक टाइटन की हैसियत रखती है। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि मुकाबला कितना शदीद होगा। कोई ताजुब नहीं कि फ्रॉस्ट हेवन ने इतनी मुनाफा बख्श पेशकश की है। सैफ अली पर भी हकीकत वाज़े हो गई। इसकी पिछली जिंदगी में फ्रॉस्ट हेवन पहले टॉप 10 रोकी गिल्ड्स के रैंक में दाखिल हुई थी और आखिरकार 12 अजीम गिल्ड्स में शामिल होने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने से पहले 12 रिजर्व गिल्ड्स में से एक बन गई थी। ताहम फ्रॉस्ट हेवन इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। इतनी जल्दी रिजर्व नशिस्तों में से एक के लिए मुकाबला करने का नतीजा गालिबन नाकामी की सूरत में निकलेगा। फ्रॉस्ट हेवन को भी ये मालूम होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी उम्मीद की एक किरण पकड़े हुए थी। गिल्ड लीडर, अगर हम फ्रॉस्ट हेवन की बैरूनी इमदाद बन जाते हैं तो फ्रॉस्ट हेवन जिस भी गिल्ड का मुकाबला करेगी वो गालिबन हमें अपना जानी दुश्मन समझेगी, ने वजाहत की। 12 रिजर्व नशिस्तों का ओहदा उन गिनत हड्डियों पर बना हुआ एक तख्त था। उस वक्त जीरो विंग पहले ही बहुत खराब सूरत हाल में था। एक तरफ स्टार लिंक था, दूसरी तरफ नई तैयार शदा सुपर पावर्स थीं। यहां तक कि ओरुक एम्पायर में इंतहाई खतरनाक सेंस हैंड भी था। अगर वो अब कुछ और सुपर पावर्स को नाराज कर देते तो जीरो विंग का गॉड्स डोमेन में कोई मुस्तकबिल नहीं रहता। अगरचे ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये जीरो विंग के लिए एक मौका भी है। इसे जाने देना अफसोसनाक होगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। शोला रानी और दूसरों को तैयार हो जाना चाहिए, हम फौरन रवाना होंगे। अगरचे 12 रिजर्व नशिस्तों के लिए मुकाबला करना वाकई खतरनाक था, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते तो बैरूनी इमदाद के तौर पर भी जीरो विंग को वॉर गार्ड्स टेम्पल की पहचान और कुछ बुनियादी मुराद हासिल हो जाती। मिसाल के तौर पर शहर की हिफाजत के हुकूक और पूजा के हुकूक। अगरचे पूरी रियासत को जीरो विंग की पूजा करने पर मजबूर करना नामुमकिन था, लेकिन एक शहर को ऐसा करने पर मजबूर करना फिर भी मुमकिन था। यही वजह थी कि माजी में बहुत सी गिल्ड्स ने हिस्सा लेने वाली गिल्ड्स के लिए बैरूनी इमदाद बनने के लिए जंग लड़ी थी। चैप्टर 2704 जुनूनी आगाज फायर ड्रैगन एम्पायर, फुलियम ड्रैगन सिटी। ब्लैक कलविक्स में मलबूस खिलाड़ियों के गिरोह शाही दारुल हुकूमत के पुरहुजूम तिजारती जिला से गुजर रहे थे। क्या हो रहा है? आज सड़कों पर इतने ज्यादा लिबादा पोश खिलाड़ी क्यों हैं? मजीद ये कि इनमें से हर एक कितना ताकतवर है। एक लेवल 56 के एक खिलाड़ी ने, जो अपने आलात को अपग्रेड करने के लिए तिजारती जिला में आया था, लिबादा पोश खिलाड़ियों के जुलूस को देखकर हैरत से पुकारा। अगरचे फुलियम ड्रैगन सिटी में आमतौर पर खिलाड़ियों का हुजूम रहता था, लेकिन आज का रश मामूल से कहीं ज्यादा था। मजीद ये कि न सिर्फ रश बाकायदा हजम से 3 गुना ज्यादा था, बल्कि इन नए आने वालों में से बहुत से एक अजीब सा एहसास दे रहे थे। दर हकीकत सिर्फ खिलाड़ी ही ब्लैक कलविक्स नहीं पहने हुए थे। शहर में बहुत से लिबादा पोश एनपीसी भी घूम रहे थे और उनमें से हर एक से एक खौफनाक हाला निकल रहा था। अगरचे शहर के मकामी एनपीसी इस तब्दीली पर निजी तौर पर बहस कर रहे थे, लेकिन अब जबकि एनपीसी अपने तौर पर सोच सकते थे, वो बहस करते वक्त जानबूझकर खिलाड़ियों से बच रहे थे। ये नॉर्मल है? तुमने हाल ही में गार्ड्स डोमेन खेलना शुरू किया है, इसलिए शायद तुम्हें ये मालूम न हो, लेकिन आज गार्ड्स डोमेन की 12 अजीम गिल्ड्स की रिजर्व नशिस्तों का मुकाबला एक लेवल 109 के 3 आदमी ने अपनी गिल्ड के नए आने वाले खिलाड़ी को समझाया। गार्ड्स डोमेन की 12 अजीम गिल्ड्स, नौआमूज शील्ड वॉरियर अपने सीनियर की बात पर हैरान हुआ। क्या ये वो चीज नहीं है जिसका फैसला वर्चुअल गेमिंग एसोसिएशन करती है? हकीकी दुनिया में वर्चुअल गेमिंग एसोसिएशन सालाना बुनियादों पर अवामी तौर पर तस्लीम शदा सुपर गिल्ड्स का तयन करती थी। ये ओहदे ज्यादातर तयशदा थे, हर साल बहुत कम तब्दीलियां आती थीं। नहीं,
इस इवेंट की मेज़बानी वॉर गॉड्स टेम्पल करता है ताकि गॉड्स डोमेन की 12 मजबूत तरीन गिल्ड्स का तयन किया जा सके। ये हकीकी दुनिया में मुनक़िद होने वाला मुकाबला नहीं है, तो 3 आदमी ने हंसते हुए वजाहत की। क्या हमारी गिल्ड को भी आज मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? नौआमूज़ शील्ड वारियर ने पूछा। इसकी आंखों में लड़ने के जज्बे की एक झलक नमूदार हुई। उसने पहले कभी गॉड्स डोमेन में इतना बड़ा इवेंट होते हुए नहीं सुना था। मजीद ये कि गॉड्स डोमेन की मौजूदा मकबूलियत के साथ इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला कहना मुबालगा आराई नहीं होगी। अगर वो इस मुकाबले में नुमायां हो सका तो वो यकीनी तौर पर शोहरत हासिल कर लेगा। फी अलहाल मुख्तलिफ बड़ी कारपोरेशंस गॉड्स डोमेन में माहिरीन को भर्ती करने के लिए बेमिसाल कीमतों की पेशकश कर रही थीं। दरहकीकत गॉड्स डोमेन की माहिरीन की फहरिस्त में शामिल टॉप 50 माहिरीन एलिस्ट सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा पैसा कमा रहे थे। हम शामिल होना चाहते हैं, लेकिन दाखिले की हद बहुत ज्यादा है। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी अहल नहीं हैं, तो 3 आदमी तलखी से मुस्कुराया। आजकल गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें रिजर्व नशिस्तों के मुकाबले के बारे में बात कर रही थीं। यहां तक कि एनपीसी भी इस पर बहस कर रहे थे। मुकाबले का असर बेमिसाल था। इतने बड़े मुकाबले में रिजर्व नशिस्तों में से एक हासिल करना तो दूर की बात, सिर्फ हिस्सा लेने के काबिल होना ही गिल्ड की ताकत का सबूत समझा जाता था। इस सूरत में क्या हर कोई आज यहां मुकाबले में हिस्सा लेने आया है? नौआमूज़ शील्ड वारियर ने पूछा। लिबादा पोश लोग गालिबन शुरका है। जहां तक बाकी सब का ताल्लुक है, वो यहां तमाशाई बनकर आए होंगे, तो 3 आदमी ने वजाहत की। तमाशाई? क्या हम भी जाकर देख सकते हैं? नौआमूज़ ने बेताबी से पूछा। मुझे डर है कि ये मुमकिन नहीं होगा। तो 3 आदमी ने कुछ शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, सिर्फ दाखिला फीस ही 300 गोल्ड है, जबकि वीआईपी रूम्स की कीमत 5000 गोल्ड और 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल के 20 यूनिट्स। मजीद ये कि सिर्फ 1000 वीआईपी रूम्स दस्तयाब हैं। 300 गोल्ड एक खतीर रकम थी, यहां तक कि मौजूदा 3 खिलाड़ियों के लिए भी। दरहकीकत ज्यादातर 3 खिलाड़ियों की जेब में 300 गोल्ड नहीं थे। आखिरकार एक 3 खिलाड़ी के रोजाना के अखराजात इतने ज्यादा थे कि बहुत ज्यादा रकम बचाना महज नामुमकिन था। जहां तक वीआईपी रूम्स का ताल्लुक है, वो बड़ी गिल्ड्स के खुसूसी इस्तेमाल के लिए थे, अफराद महज उनकी इस्तेताअत नहीं रखते थे। 5000 गोल्ड के अलावा सिर्फ 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल के 20 यूनिट्स ही फर्स्ट रेट गिल्ड्स को परेशान करने के लिए काफी थे। सेकंड और थर्ड रेट गिल्ड्स की तो बात ही किया। इस वक्त तो 3 आदमी अकेला नहीं था जो इस सूरत-ए-हाल पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। सड़क पर मौजूद दीगर 3 माहिरीन ने भी आह भरी। इतने बड़े मुकाबले का मुशाहिदा करने से गालिबन बहुत से फवाइद हासिल होंगे। मैं जानता हूं, है ना? मैंने सुना है कि तकरीबन 30 सुपर पावर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी, जिनमें से तकरीबन 1/3 सुपर गिल्ड्स हैं। मजीद ये कि ये सुपर पावर्स अपने बेहतरीन खिलाड़ी भेज रही है। ये जिंदगी भर की लड़ाई होने वाली है। मैंने भी यही सुना है। अभी हर कोई वीआईपी रूम्स के लिए पागल हो रहा है। कुछ सेकंड और थर्ड रेट गिल्ड्स तो एक कमरा हासिल करने के लिए दुगनी कीमत अदा करने की पेशकश कर रही है। सड़क पर दूसरे खिलाड़ियों की बहस सुनकर वो खिलाड़ी जो दाखिला टिकट की इस्तेताअत नहीं रखते थे, इसके लिए तड़पने लगे। गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स शाज़ और नादिर ही जंग छेड़ती थीं। वो आमतौर पर सिर्फ छोटी झड़पों में लड़ती थीं। ताहम सुपर पावर्स अब पूरी जान लगा रही थीं। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि मुकाबला कितना शदीद होगा। दरीं असना, ऐसा बड़ा मुकाबला साल में सिर्फ एक बार मुनक़िद होता था। फुलियम ड्रैगन सिटी, वॉर गॉड्स टेम्पल। इस वक्त मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान फायर ड्रैगन एम्पायर के वॉर गॉड्स टेम्पल के पुरशिको हेड क्वार्टर में उमड़ आए थे, जिनकी तादाद हजारों में थी। यहां तक कि वॉर गार्ड्स टेम्पल के पास नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए लेवल 180 के गार्ड्स भेजने के सिवा कोई चारा नहीं था। दरीं असना, वॉर गार्ड्स टेम्पल के करीब एक हाई क्लास रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल पर ये सुपर पावर्स वाकई मोहतात रह रही है। उनके हर हिस्सा लेने वाले रुकन ने ब्लैक कलविक्स के साथ अपने अदाद शुमार और ताकत को छुपाया हुआ है। मो लिंगशा ने कहा। बाहर हुजूम को देखते हुए इसके होंठ मायूसी में मुड़ गए। ये नॉर्मल है। ये मुकाबला ये तय करने वाला है कि गॉड्स डोमेन पर किस सुपर पावर का तसल्लुत होगा। ये फितरी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा मालूमात छुपाने की कोशिश करें। जो भी अब अपने पते जाहिर करेगा वो सिर्फ खुद को आसान हदफ बनाएगा। मो लिंगशा के पास बैठे इन लीडिंग हार्ट ने हंसते हुए कहा।
ताहम मुझे इतनी ज्यादा सुपर पावर्स के फायर ड्रैगन एम्पायर में मुकाबले के लिए दरखास्त देने की तवक्को नहीं थी। अगरचे गार्ड्स डोमेन में बहुत सी सल्तनतें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 कदीम कौमें हैं। कोई भी पुरएतमाद सुपर पावर उन 4 कौमों को हाथ से नहीं जाने देगी। अगरचे गिल्ड्स किसी भी सल्तनत के दारुल हुकूमत में मुकाबले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, लेकिन जो गिल्ड अपनी रजिस्टर्ड सल्तनत में रिजर्व नशिस्त जीत लेगी इसे सल्तनत से इजाफी फवाइद हासिल होंगे। भरते हुए मो लिंगशा ने बात जारी रखी। अफसोस की बात है कि इन लीडिंग सिविल में ज़खायर की कमी है, वरना हम भी यहां अपनी किस्मत आजमाने आ सकते थे। मैं हैरान हूं कि 6 रिजर्व नशिस्तें कौन हासिल करेगा। जब इन लीडिंग हार्ट ने रिजर्व नशिस्तों का जिक्र किया तो उसकी आंखों में तड़प की एक झलक नमूदार हुई। हम गालिबन पहले ही ये तय कर सकते हैं कि 6 में से 5 नशिस्तें किसको मिलेंगी। आखिरी नशिस्त अहम है। मुझे डर है कि उन गिल्ड्स के दरमियान खूनी जंग होने वाली है, मो लिंगशा ने खुशी से कहा। रिजर्व नशिस्तों के लिए मुकाबला गालिबन इंतहाई शदीद होने वाला था। आखिरकार अगर कुछ गैर मुतवक्के न हुआ तो दस्तयाब 6 नशिस्तों में से 5 ग्रेट सुपर गिल्ड्स के पास जाएंगी। उसने बाकी सुपर पावर्स को सिर्फ एक नशिस्त पर मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया। मुकाबले की शिद्दत के महज ख्याल ने ही उसे खौफजदा कर दिया। देखो, मिथोलॉजी के लोग यहाँ हैं, मो लिंगशा ने कहा जब उसने दूर सड़क पर चलने वाले खिलाड़ियों के एक गिरोह को देखा जिनका कोई भी डेटा छुपा हुआ नहीं था। इस टीम की सरबराही कोई और नहीं बल्कि कोल्ड शेडो कर रही थी। मिथोलॉजी की आमद ने वॉर गॉड्स टेम्पल के सामने वाले प्लाजा पर फौरी तौर पर एक संगीन साया डाल दिया। इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि मिथोलॉजी वर्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री की अवामी तौर पर तस्लीम शुदा 5 ग्रेट सुपर गिल्ड्स में से एक थी, सिर्फ इस हकीकत ने कि मिथोलॉजी के अरकान अपनी ताकत छुपाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, पहले ही साबित कर दिया कि मिथोलॉजी को अपनी ताकत पर कितना भरोसा था। अगरचे मिथोलॉजी की ये टीम वो मैन फोर्स नहीं थी जो मुकाबले में हिस्सा लेगी, लेकिन कई सौ की टीम में कमजोर तरीन भी लेवल 116 का 3 खिलाड़ी था। मजीद ये कि इन लोगों का बुनियादी आलात का मयार लेवल 115 का फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट था। तो ये मिथोलॉजी की ताकत है, जैसा कि 5 ग्रेट सुपर गिल्ड्स में से एक से तवक्को की जाती है। यहां तक कि जो टीम उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी है वो पहले ही इतनी ताकतवर है। मैं वाकई हैरान हूं कि मगरबी बर्रे आज़म पर मिथोलॉजी की नुमाइंदा टीम कितनी मजबूत होगी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स और बड़ी गिल्ड्स के तमाशाई मिथोलॉजी की टीम को देखकर खौफजदा हुए बगैर न रह सके। दरी असना, जैसे ही मिथोलॉजी के अरकान ने वॉर गॉड्स टेम्पल में अपनी रजिस्ट्रेशन जमा कराई, प्लाजा के किनारे से अचानक चीखो पुकार की एक लहर उठी। मिथोलॉजी की टीम के बाद खिलाड़ियों की एक और टीम दरहकीकत बगैर किसी निकाब के पहुंची। मजीद ये कि इस टीम में सिर्फ 1 दर्जन से कुछ ज्यादा खिलाड़ी थे। क्या वो पागल हैं? मो लिंगशा इस छोटी सी टीम को देखकर काली चाय पीते हुए बीच में ही थम गई। आखिरकार ये टीम किसी और की नहीं बल्कि मौजूदा मशहूर जीरो विंग की थी। चैप्टर 2705 हमारा अपना तरीका वो हमेशा की तरह निडर है। कोल्ड शेडो, जो वॉर गॉड्स टेम्पल के सामने मुकाबले के लिए मिथोलॉजी की रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, हुजूम में सैफ अली और दूसरों को देखकर थोड़ी हैरान हुई। वो जीने से थक गए हैं। कोल्ड शेडो के पास खड़े तकरीबन 3 मीटर लंबे भारी ज़रापोश आदमी ने हिकारत से कहा। पहले उन्होंने आपकी मेहरबानी को ठुकरा दिया और एक बेहतरीन मौका गंवा दिया। अब वो दरहकीकत इस इवेंट में हिस्सा लेने की हिम्मत कर रहे हैं, यहां तक कि अपना डेटा भी जाहिर कर रहे हैं। उन्हें इस रेट पर बैरूनी इमदाद के इंतखाब से गुजरने का नहीं सोचना चाहिए। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस मुकाबले के लिए बैरूनी इमदाद भर्ती की थी, ताहम कवानीन की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 बैरूनी मददगार भर्ती कर सकते थे। मजीद ये कि हर मददगार को रजिस्टर करने के लिए 7 ल्यूमैन रेस क्रिस्टल के 30 यूनिट्स खर्च होते थे, जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मालियात पर एक बड़ा बोझ था। मामलात को मजीद खराब करने के लिए बैरूनी इमदाद भर्ती करना एक बात थी। क्या भर्ती की गई बैरूनी इमदाद इब्तिदाई इंतखाब पास करके इस गिल्ड के लिए पॉइंट्स हासिल कर सकेगी जिसकी वो हिमायत कर रही थी, ये दूसरी बात थी। अगर भर्ती की गई बैरूनी इमदाद इब्तिदाई इंतखाब पास न कर सकी तो खर्च किए गए तमाम 7 ल्यूमैन रेस क्रिस्टल ज़ाय हो जाएंगे। इन वजूहात की बना पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने मुखालिफिन को शिकस्त देने का मामूली सा मौका भी हाथ से नहीं जाने देंगी। अपने मुखालिफिन को फ़ायदामंद मालूमात देना तो दूर की बात। गार्ड्स डोमेन में क्लासेस एक दूसरे का मुकाबला करती हैं,
یہاں تک کہ چوٹی کے ماہرین کو بھی ان مخالفین کے خلاف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی کلاس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں ایک فریق اپنے مخالفین کے بنیادی اعداد و شمار اور آلات کو پوری طرح سمجھتا ہو، وہ فریق اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے مناسب افرادی قوت کا درست انتظام کر سکتا تھا۔ اب جب کہ زیرو ونگ نے یہ تمام معلومات افشا کر دی تھیں، اس کے ارکان کے لیے نشانہ بننے سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بلیک فلیم کیا سوچ رہا ہے؟ کیا کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ اس آپریشن کے لیے چھپنے کی ضرورت ہے؟ پلازا کے کنارے کھڑے لبادہ پوش کھلاڑیوں کے ایک گروہ کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں جب زیرو ونگ کے ارکان نظر آئے۔ 12 عظیم گلڈز کی ریزرو نشستوں کا مقابلہ انتہائی اہمیت کا حامل ایونٹ تھا۔ مختلف سپر پاورز نے اپنی طاقت چھپانے کے لیے بہت کوششیں کی تھیں۔ کچھ سپر پاورز نے تو اپنے کچھ بہترین ارکان کے لیے کیموفلاج اشیاء بھی خریدی تھیں، اس خوف سے کہ ان ارکان کا مکمل مقابلہ کیا جائے گا۔ تاہم زیرو ونگ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور دلیری سے اپنا ڈیٹا مختلف سپر پاورز کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ ہانگ شینیوان، کیا یہ وہ ٹرمپ کارڈز ہیں جنہیں بھرتی کرنے کے لیے اپنے اپر زون کی 3 نشستیں خرچ کیں؟ اپنے واقعی اس بوڑھے کی آنکھیں کھول دی ہیں، سفید بالوں والے ایک بزرگ نے اپنے پاس کھڑے ہانگ شینیوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں موجود غصے نے مریم اور پاس کھڑے دیگر نائب گلڈ لیڈرز کو بھی لرزنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گریٹ ایلڈر بلیو، یہ ایک حادثہ ہونا چاہیے، مریم نے برلینٹ بلیو نامی نیلے لباس والے بوڑھے کو جلدی سے سمجھایا۔ برلینٹ بلیو فراسٹ ہیون کے 5 فراسٹ پلرز میں سے ایک تھا۔ اس سے پہلے برلینٹ بلیو نے ہانگ شینیوان کے زیرو ونگ کو اپر زون کی 3 ریزرو نشستیں دینے کے فیصلے کی وجہ سے تقریباً فراسٹ ہیون کو الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ ماضی میں بولڈر کارپوریشن نے برلینٹ بلیو کی اپنے پوتے کے لیے ایک ریزرو نشست کی درخواست مسترد کر دی تھی، تاہم اس نے آخر کار معاملہ چھوڑ دیا تھا۔ آخر کار ریزرو نشستیں انتہائی قیمتی تھیں اور گرین گارڈ کمپنی ضروری نہیں کہ ہر سال بولڈر کارپوریشن کو نشستیں تحفے میں دے۔ اب تاہم ہانگ شینیوان نے کسی سے مشورہ کیے بغیر یہ قیمتی نشستیں بیرونی لوگوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ برلینٹ بلیو اس معاملے پر ناراض نہ ہو، خاص طور پر زیرو ونگ کی اتنی بڑی غلطی کے بعد۔ ایک حادثہ، برلینٹ بلیو یہ سن کر ہنسا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک حادثہ ہے، ایک ایسا حادثہ جس کی مثال اس بوڑھے نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس صورتحال کے لیے کوئی عذر نہ ہونے کی وجہ سے ہانگ شینیوان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، اس بار واقعی کچھ مسائل پیش آئے ہیں، لیکن زیرو ونگ کے ارکان بلا شبہ مضبوط ہیں۔ وہ واقعی کافی اچھے ہیں۔ ان 17 میں سے کم ترین لیول والا شخص بھی لیول 117 پر ہے، جبکہ سب سے زیادہ لیول والا 121 تک پہنچ چکا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس اوسطن ایپک آلات کے 6 ٹکڑے ہیں۔ یہ مختلف سپر پاورز کی مین فورس ٹیموں میں بھی ایک نایاب منظر ہے، برلینٹ بلیو نے کہا۔ اس نے پھر وہاں موجود دیگر بزرگوں کی طرف رخ کیا اور بات جاری رکھی، تاہم انہوں نے اب اپنا تمام ڈیٹا ظاہر کر دیا ہے۔ دوسرے سپر پاورز کے لیے ان کا مقابلہ کرنا بچوں کا کھیل ہوگا۔ فراس ہیون کے 7 لیومینریز کرسٹل آسانی سے نہیں ملتے۔ ہر ٹکڑا گلڈ کے ارکان کے خون اور پسینے سے بدلا لیا گیا ہے۔ میں ان کرسٹلز کو ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرا مشورہ ہے کہ زیرو ونگ کو ابھی نکال دیا جائے اور میرے پوتے کے ماتحتوں کو باقی نشستوں پر بٹھایا جائے۔ جب برلینٹ بلیو نے بات ختم کی تو وہاں موجود گلڈ بزرگ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میرے خیال میں گریٹ ایلڈر بلیو نے جو کہا وہ منطقی ہے۔ اب جب کہ زیرو ونگ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، ہمیں واقعی انہیں بدلنے کی ضرورت ہے، برلینٹ بلیو کے پیچھے کھڑے نائب گلڈ لیڈرز میں سے ایک نے کہا اور سر ہلایا۔ بلیو کی باتیں غیر معقول نہیں ہیں۔ میرا بھی خیال ہے کہ انہیں بدلنا ضروری ہے، ایک سفید بالوں والے گرینڈ ایلڈر نے کہا۔ ریزرو نشستوں کا تنازع گارڈز ڈومین کے مستقبل پر بہت زیادہ اثر ڈالے گا۔ یہ فراسٹ ہیون کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم اس معاملے میں لاپرواہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ایسا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، واقعی ہمیں یہ خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفید بالوں والے گرینڈ ایلڈر کے بولنے کے بعد وہاں موجود دیگر گلڈ بزرگوں نے بھی برلینٹ بلیو کی تجویز سے اتفاق کرنا شروع کر دیا۔ جہاں تک زیرو ونگ کے ارکان کی جگہ لینے کے لیے نئی بیرونی امداد تلاش کرنے کا معاملہ ہے، وہاں موجود کسی کو بھی اس کی فکر نہیں تھی۔ مختلف سپر پاورز نے آج کے ایونٹ کے لیے کافی متبادل تیار کر رکھے تھے۔ قدرتی طور پر
फ्रॉस्ट हेवन भी इससे मुस्तसन नहीं थी। इस बात का जिक्र ही किया कि बर्लिनेट ब्लू का पोता भी कोई आम शख्स नहीं था। दर हकीकत उसने फ्लावर ऑफ सेवन सन्स में सलोते का खिताब हासिल किया था। अगर वो फ्लावर ऑफ सेवन सन्स में शामिल न हुआ होता तो वो पहले ही फ्रॉस्ट हेवन में नायब गिल्ड लीडर बन चुका होता। दरी असना, फ्लावर ऑफ सेवन सन्स एक ऐसी तंजीम थी जो कत्लो गारत में महारत रखती थी। इसके अरकान पैदाइशी कातिल थे। खिलाड़ियों से निमटने में फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के माहिरीन से ज्यादा माहिर कोई सपर पावर नहीं थी, यहां तक के सपर गिल्ड्स भी नहीं। बर्लिनेट ब्लू का पोता इस मुकाबले में फ्रॉस्ट हेवन के ट्रम्प कार्ड्स में से एक था। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के चोटी के माहिरीन का जीरो विंग के अरकान की जगह लेना कोई मसला नहीं होता। यकीनन बर्लिनेट ब्लू की खुदगर्जी ने भी उसके फैसले में किरदार अदा किया। वो 3 रिजर्व नशिस्तें जो हांग शेन्युआन ने जीरो विंग को पेश की थीं दर हकीकत इसकी ज़ाती मलकियत थीं, वो गिल्ड अबोल्डर कारपोरेशन की नहीं थीं। बर्लिनेट ब्लू हांग शेन्युआन को वो नशिस्तें इसे देने पर मजबूर नहीं कर सकता था। ताहम अगर जीरो विंग को निकाल दिया जाता और बर्लिनेट ब्लू के पोते ने फ्रॉस्ट हेवन को रिजर्व नशिस्त हासिल करने में मदद की। हांग शेन्युआन को अपनी साख बचाने के लिए वो 3 अपर जोन रिजर्व नशिस्तें बर्लिनेट ब्लू के पोते को दीनी पड़ते। जैसे ही वहां मौजूद मुख्तलिफ बुजुर्ग एक इत्तेफाक राय पर पहुंचने वाले थे, किसी ने उन्हें टोक दिया। मोहतरम बुजुर्गों, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं? मरियम ने कहा। मरियम, तुम्हें क्यों लगता है कि हम ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? क्या तुम्हें मेरी बातें गैर माकूल लगती हैं? बर्लिनेट ब्लू ने अदम इत्मीनान से पूछा। आपने जो कहा वो वाकई दुरुस्त है, ग्रेट एल्डर ब्लू, मरियम ने सर हिलाया। ताहम अंकल हांग ने इस बार बैरूनी इमदाद भर्ती करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल का तकरीबन निस्फ हिस्सा दिया है। अगर उनके ताउन के बगैर फ्रॉस्ट हेवन को इतने ज्यादा क्रिस्टल जमा करने में दुश्वारी होती। अब अंकल हांग अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ 17 नशिस्तें ले रहे हैं, फिर भी अपमनमानी तौर पर जीरो विंग को बदलने का फैसला कर रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? कम अज कम अंकल हांग को खुद ये फैसला करने दें। मरियम की बातों पर वहां मौजूद ग्रैंड एल्डर्स और बुजुर्ग खामोश हो गए। मरियम ने जो कहा वो सच था। हांग शेन्युआन के दिए गए 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल्स के बगैर वो वाकई मुकाबले के लिए इतने ज्यादा बैरूनी मददगार रजिस्टर नहीं कर पाते। अब हांग शेन्युआन कल नशिस्तों का 5वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उन्हें वाकई हांग शेन्युआन को मुस्तरद करने या फैसला करने में मदद करने का हक नहीं था। तुम जो कहती हो वो दुरुस्त है, लेकिन हम ये गिल्ड के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए भी कर रहे हैं, बर्लिनेट ब्लू ने हक बजानिब होते हुए कहा। ओल्ड हांग, क्या तुमने वो क्रिस्टल गिल्ड की खातिर नहीं दिए थे? जैसे ही बर्लिनेट ब्लू कुछ और कहना चाहता था, टीम में मौजूद एक बावकार उधेड़ उम्र आदमी अचानक बोल पड़ा। बहस बंद करो, क्या तुम दूसरी सुपर पावर्स के सामने खुद को बेवकूफ बनाने का इरादा रखते हो? जैसे ही इस उधेड़ उम्र आदमी ने बात की, वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। सब की आंखों में एहतराम जाहिर हुआ जब उन्होंने इस आदमी को देखा। ताहम बर्लिनेट ब्लू अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। गिल्ड लीडर, हम इस मामले में लापरवाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरे शायद फ्रॉस्ट हेवन के गिल्ड लीडर 7 विंडर्स से डरते होंगे, लेकिन बर्लिनेट ब्लू नहीं। बर्लिनेट ब्लू न सिर्फ 5 फ्रॉस्ट पिलर्स में से एक था, बल्कि वो 7 विंडर्स से एक नस्ल बड़ा भी था। लिहाजा 7 विंडर्स को अब भी उसकी बातों को संजीदगी से लेना पड़ता था। काफी है, 7 विंडर्स ने माथे पर बिल डाले। ये मामला यहीं खत्म होता है। हम जीरो विंग को नहीं निकालेंगे। ताहम ग्रेट एल्डर ब्लू ने जो कहा वो भी माकूल है। जीरो विंग को मतला करें कि हम इब्तिदाई इंतखाब के दौरान उनकी मदद नहीं करेंगे। ये उनका मसला है, इसलिए उन्हें खुद ही इसे हल करना होगा। फ्रॉस्ट हेवन के पास बचाने के लिए कोई इजाफी जंगी ताकत नहीं है। गिल्ड लीडर मरियम चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि 7 विंडर्स ऐसा फैसला करेगा। ये जीरो विंग को बेयारो मददगार छोड़ने के मुतरादिफ था। हांग शेन्युआन ने भी इस फैसले पर माथे पर बिल डाले। फ्रॉस्ट हेवन की मदद के बगैर जीरो विंग को गालिबन इब्तिदाई इंतखाब से गुजरने में दुश्वारी होगी, और अगर जीरो विंग पास हो भी गया तो उनमें से ज्यादा लोग बाकी नहीं बचेंगे। काफी है, इसे कर डालो, 7 विंडर्स ने 2 टोक अंदाज में कहा। समझ गई, मरियम ने आह भरी। मरियम 7 विंडर्स के फैसले को बदलने में बेबस थी। उसने फौरन यह खबर सैफ अली तक पहुंचा दी।
जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जीरो विंग कितनी दूर तक पहुंच सकता है, इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर खुद जीरो विंग पर होगा। गिल्ड लीडर फ्रॉस्ट हेवन हमें अपने हाल पर छोड़ रहा है, यान तियानशीन ने सैफ अली की टीम के साथ शेयर किए गए पैगाम से चौंक कर कहा। यान तियानशीन ने सैफ अली को अपनी मालूमात छुपाने का मशवरा दिया था, ताहम सैफ अली ने इसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। अब देखो क्या हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं? सैफ अली ने हंसते हुए शोला रानी और दूसरों से पूछा। उन्हें करने दें, हमारा अपना काम करने का तरीका है, हमें उनके उसूलों के मुताबिक क्यों चलना चाहिए, शोला रानी ने लापरवाही से कहा। बड़ी बहन शोला ठीक कह रही है, मुझे भी हाल ही में एक अच्छी लड़ाई की तलब हो रही है, वानिया ने कहा। इसकी आंखों में जोश की एक झलक चमकी। इसी तरह कोला और दूसरों ने भी एक अच्छी लड़ाई के लिए अपनी बेताबी का इजहार किया। चूंकि ऐसी बात है तो चुल्लू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। चैप्टर 2706 इंतखाबी जंग। वॉर गार्ड्स टेम्पल के प्लाजा के करीब एक हाई क्लास बार के अंदर हल्के सुरमई लिबादे में मलबूस एक निस्वानी मर्द बार के अंदर सुर्ख शराब पीते हुए एक खूबसूरत नौजवान के पास खामोशी से नमूदार हुआ। जैसे वो निस्वानी मर्द मौजूद ही ना हो, बार के दूसरे मकीनों में से किसी ने भी उसकी आमद को महसूस नहीं किया। यंग मास्टर, वो रिजर्व नशिस्तें हासिल करना मुश्किल होगा। सेवन विंडर्स ने जीरो विंग को नहीं निकाला, उसने सिर्फ जीरो विंग को अपने हाल पर छोड़ने का फैसला किया है, निस्वानी मर्द ने सरगोशी की। जीरो विंग के अरकान पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। अब उन्हें इब्तिदाई इंतखाब शुरू होने के लिए सिर्फ 3 घंटे इंतजार करना होगा। जीरो विंग वाकई खुशकिस्मत है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी इसे नहीं निकाला गया। सूरो फुल हेवन नामी खूबसूरत नौजवान ने थोड़ा सा माथे पर बिल डाला, फिर सर्द मेहरी से कहा, ताहम जीरो विंग को उन रिजर्व नशिस्तों में से एक हासिल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सूरो, इसके बाद मैं उन पर बड़ा रास्त हमला करूं तो कैसा रहेगा? सूरो फुल हेवन के पास बैठी बिखरे हुए बालों वाली एक लड़की ने मशवरा दिया। इसकी आंखों में जोश चमक रहा था। इस औरत के बाजू पर फ्लावर ऑफ सेवन सन्स का निशान कंधा था। जैसे ही इस छोटी और नाजुक लड़की ने बात की, बार के अंदर मौजूद हर शख्स लरज उठा, क्योंकि उन्हें माजी का एक मंजर याद आ गया। हेज, तुम्हें इस बार उसूलों की पाबंदी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें अब मजीद बाहर नहीं लाऊंगा, सूरो फुल हेवन ने कहा। जब उसने इस बेजरर नजर आने वाली लड़की को देखा तो उसकी आंखों में भी खौफ की एक झलक नमूदार हुई। सेवन सन्स में से एक बनने के बाद भी सूरो फुल हेवन ने इस लड़की के गिर्द लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जब कोई इस बेजरर लड़की के खिलाफ जाता था तो मौत ही बेहतरीन राहत होती थी। यहां तक कि फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के पुरस्रार लीडर को भी इससे निमटने में सर दर्द होता था। अगर उन्होंने इसे सही तरीके से संभाला नहीं तो वो आसानी से एक बड़ी तबाही मचा देगी। परेशान ना हो, मैं इस मिशन के दौरान यकीनी तौर पर आपकी बात मानूंगी। मैं इन लोगों के खिलाफ लापरवाही से कुछ नहीं करूंगी। इंपीरियल हेज नामी लड़की ने फरमाबरदारी से सर हिलाया और खिलखिलाई। ये अच्छा है, सूरो फुल हेवन ने सुकून का सांस लिया। उसने फिर आहिस्ता से कहा, हमें इस बार जीरो विंग के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जबकि जीरो विंग ने अपना तमाम डेटा जाहिर कर दिया है, दूसरी सुपर पावर्स की बैरूनी इमदाद सबसे पहले उन्हें निशाना बनाएगी। हमें जीरो विंग के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बरक्स, जब हर कोई जीरो विंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए होगा, हम वॉर गार्ड ऑर्डर्स तलाश कर सकते हैं। बैरूनी इमदाद के लिए इंतखाबी मुकाबला सीधा सादा था। तमाम रजिस्टर्ड बैरूनी इमदाद को वहां बिखरे हुए वॉर गार्ड ऑर्डर्स तलाश करने के लिए एक खास जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। उनके पास ऐसा करने के लिए 5 घंटे होंगे और एक बार वक्त खत्म होने के बाद वॉर गार्ड ऑर्डर रखने वाले तमाम शुरका इंतखाब पास कर लेंगे। ताहम वॉर गार्ड ऑर्डर्स की तादाद सिर्फ 100 तक महदूद थी। दूसरे लफ्जों में, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 खिलाड़ी ही इंतखाब पास कर सकते थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की भर्ती करदा बैरूनी इमदाद की तादाद के मुकाबले में दस्तयाब नशिस्तों की तादाद बहुत कम थी। उन्हें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक 6 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और 3 सुपर गिल्ड्स फायर ड्रैगन एम्पायर में मुकाबले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने आई हैं। इसका मतलब था कि 900 खिलाड़ी इब्तिदाई इंतखाब में हिस्सा लेंगे और उन शुरका में से सिर्फ 9वां हिस्सा ही बाज़ाब्ता तौर पर बैरूनी इमदाद बन सकेगा। बाकी सब सिर्फ अपने 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल ज़ाय कर रहे होंगे। दरी असना, जीरो विंग के सिर्फ 17 अरकान इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे।
इतने सारे माहिरीन के खिलाफ जाते हुए वॉर गार्ड ऑर्डर्स हासिल करने की कोशिश करना महज एक दीवाने का ख्वाब था। जैसे ही सूरो फुल हेवन इस बात पर गौर कर रहा था कि वो जीरो विंग की मुश्किल सूरत हाल से कैसे फायदा उठा सकता है, कोल्ड शेडो वॉर गार्ड्स टेम्पल के एक लाउंज में आराम कर रही थी। जब उसे जीरो विंग की सूरत हाल की खबर मिली तो उसने एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट जाहिर की। नायब गिल्ड लीडर, क्या आपको कोई अच्छी खबर मिली? खातून गार्डियन नाइट वाइट फीदर ने हैरत से पूछा। जी हाँ, कोल्ड शेडो ने जवाब दिया। अगरचे मैं नहीं जानती कि वो कौन सी बेवकूफ गिल्ड थी जिसने जीरो विंग को मदऊ किया, लेकिन जीरो विंग इस बार यकीनी तौर पर खत्म हो गया है। जीरो विंग के अरकान में से किसी को इंतखाब पास करने का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। नायब गिल्ड लीडर, जीरो विंग के 17 अरकान गैर मामूली ताकत के मालिक हैं। अगरचे वो सब पास नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इस बात का इम्कान है कि उनमें से 2 या 3 कामयाब हो जाएं, वाइट फीदर ने इख्तिलाफ में सर हिलाते हुए कहा। पहले शायद ये मुमकिन होता, लेकिन मुझे डर है कि अब नहीं रहा, कोल्ड शेडो ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। हमारे जासूसों के मुताबिक स्काई ड्रैगन हाउस और प्राइड एम्पायर डेमन पैलेस और मेरकल के साथ मिलकर जीरो विंग को नीस्तो नाबूद करने के लिए आगे आए हैं। ये कैसे मुमकिन है? इस इंकिशाफ ने वाइट फीदर को दंग कर दिया। 6 रिजर्व नशिस्तों के लिए मुकाबला नाकाबिले यकीन हद तक शदीद था और हिस्सा लेने वाली हर ताकत दूसरों को जानी दुश्मन समझ रही थी। 2 सुपर पावर्स का मिलकर काम करना पहले ही नाकाबिले यकीन था। अब 4 सुपर पावर्स दर हकीकत जीरो विंग को निशाना बनाने के लिए मुत्तहिद हो गई थीं। आखिर जीरो विंग ने इन तमाम गिल्ड्स को नाराज करने के लिए क्या किया था? कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हंसते हुए कोल्ड शेडो ने कहा। क्या तुम भूल गई हो कि जीरो विंग ने पहले किसे नाराज किया था? क्या ये सेंस हैंड का काम है? वाइट फीदर ने फौरन नाकाबिले बयान हद तक पुरस्रार सेंस हैंड के बारे में सोचा। ये ठीक है। सेंस हैंड ने चारों गिल्ड्स से कुछ वादा किया और चारों गिल्ड्स बगैर किसी हिचकिचाहट के राजी हो गईं। कोल्ड शेडो ने सर हिलाया। मुस्कुराते हुए इसने बात जारी रखी। मुझे शक है कि जीरो विंग को भी उसकी तवक्को होगी कि ये इब्तिदाई इंतखाब उनकी फांसी में बदल जाएगा। जीरो विंग इस बार वाकई खत्म हो गया है। वाइट फीदर ने इस सूरत हाल पर आह भरी। दान जंग में दाखिल होने वाले 900 खिलाड़ियों में से तकरीबन निस्फ जीरो विंग को निशाना बनाने वाले थे। जीरो विंग के अरकान में से किसी को भी दान जंग से जिंदा निकलने का नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार इब्तिदाई इंतखाब का मान जंग एक खास जगह थी जो खिलाड़ियों को बरसरक स्किल्स और औजार इस्तेमाल करने से रोकती थी और स्टेमिना और कंसंट्रेशन की खपत को 10 गुना बढ़ा देती थी। ऐसे कवानीन शुरका की जंगी ताकत को बहुत हद तक महदूद कर देंगे। यहां तक कि ताकतवर खिलाड़ियों को भी तवील अरसे तक लड़ने में दुश्वारी होगी और वो हुजूम के हथकंडों का शिकार हो जाएंगे। दरी असना, इस खास जगह के अंदर मरने वाले खिलाड़ी न सिर्फ 5 लेवल खो देंगे बल्कि उन्हें 5 कुदरती दिनों तक गेम में लॉग इन करने से भी रोक दिया जाएगा। ये 12 अजीम गिल्ड्स की रिजर्व नशिस्तों के मुकाबले में हिस्सा लेने की कीमत थी। जीरो विंग ने इस बार मुकाबले के लिए अपने तमाम आला जंगजुओं को मुतहर्रिक किया था। अगर जीरो विंग की टीम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई तो गिल्ड को बिलाशुबा एक तबाकुन धचका लगेगा। इसके बाद वक्त तेजी से गुजरा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तवक्कुआत के दरमियान 9 बैरूनी इमदादी टीमें वॉर गॉड्स टेम्पल के इंतखाबी हाल में पहुंच गईं। हाल के चारों तरफ कल 900 खिलाड़ी खड़े थे। कुछ गिरोह बड़े थे जबकि कुछ छोटे थे। ताहम जीरो विंग के अरकान के अलावा वहां मौजूद बाकी सब ने ब्लैक कलविक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी मालूमात छपाई हुई थी। क्या वो हदफ है? कितना काबिले रहम गिरोह है? वो गालिबन नहीं जानते कि हमारी चारों ताकतें पहले ही हाथ मिला चुकी हैं। एक बार मुकाबला शुरू होने के बाद हम मिलकर उन पर हमला करेंगे। मैं हैरान हूं कि क्या वो इस वक्त खौफजदा होकर पागल हो जाएंगे। कितनी बदकिस्मती है। मैं असल में अपनी हालिया तरबियत के नताइज चेक करने के लिए इस ब्लैक फुलियम को चैलेंज करना चाहता था। अब ये मौका खत्म हो गया है। स्काई ड्रैगन फैमिली, प्राइड एम्पायर, डेमन पैलेस और मेरकल के मददगारों ने टीम चीट के जरिए एक दूसरे से बातचीत की। उनके अल्फाज सैफ अली के ग्रुप के लिए तज़हीक और हमदर्दी से भरे हुए थे। सूरो, वो टीमें अजीब रवैया इख्तियार कर रही हैं। इनमें से हर एक दर हकीकत जीरो विंग के अरकान को घोर रही है। इंपीरियल हेज ने चारों सुपर पावर्स के अरकान को देखते हुए कहा। यह हैरान कुन नहीं है। किसने जीरो विंग के अरकान को इतना बहादुर बनने को कहा था? सूरो फुल हेवन ने लापरवाही से जवाब दिया।
अगर मुझे हांग शेन्युआन के मुझे जवाबदेह ठहराने और बाद में वो रिजर्व नशिस्तें देने से इनकार करने का डर न होता तो मैं जीरो विंग के अरकान को रुखसत कर देता, चाहे दूसरी सुपर पावर्स उन्हें निशाना ना भी बनाती। क्या ऐसी बात है? इंपीरियल हेज अब भी चारों सुपर पावर्स की बैरूनी इमदादी टीमों को देखकर गैर यकीनी महसूस कर रही थी। वैसे हम पहले इनके साथ मिलकर चलने का नाटक करेंगे, ताहम जब तक हम ऑपरेशन के दौरान दूसरी टीमों के सामने आएंगे हम फौरन जीरो विंग से अलग हो जाएंगे और जीरो विंग के अरकान को दुश्मन को उलझाने देंगे। याद रखो, तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगी, सूरो फुल हेवन ने सख्ती से कहा। मैं समझ गई, इंपीरियल हेज ने सर हिलाया। सूरो फुल हेवन के बात खत्म करने के फौरन बाद हाल में मौजूद हर शख्स ने महसूस किया कि उनकी बसारत लम्हा भर के लिए धुंधला गई है। जब वो संभले तो उन्होंने पाया कि वो पहले ही एक जंगलाती वादी के अंदर पहुंच चुके हैं। अपने गिरदोनवा का जायजा लेने के बाद सूरो फुल हेवन ने पाया कि मुख्तलिफ टीमें एक दूसरे के निस्बतन करीब वाक़ हैं। अगर उन्होंने जीरो विंग को बहुत जल्द छोड़ दिया तो वो गालिबन अपनी पसपाई के दौरान किसी दूसरी टीम के हाथों पकड़े जाएंगे। हम पहले जीरो विंग के साथ मिलकर चलेंगे, सूरो फुल हेवन ने टीम चीट के जरिए कहा। ताहम सूरो फुल हेवन के ये हुक्म देने के बाद भी फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के अरकान में से कोई भी नहीं हिला। इसके बजाय वो सब साकित खड़े रहे, हक्का बका नजर आ रहे थे। इसकी वजह यह थी कि वहां मौजूद तकरीबन निस्फ बैरूनी इमदादी टीमों ने सूरो फुल हेवन के हुक्म जारी करते ही पागलों की तरह उनकी समत दौड़ना शुरू कर दिया था। क्या हो रहा है? सूरो फुल हेवन भी इसी तरह दंग रह गया जब इसने चारों तरफ से अपनी टीम पर हमला आवर कई सौ खिलाड़ियों को देखा। चैप्टर 2707 फायर ड्रैगन के 6 अलिफाब्सोलिवेट्स। 400 लोगों को एक साथ कार्रवाई करते देखकर सूरो फुल हेवन तो दूर की बात, दूर खड़ी दूसरी बैरूनी इमदादी टीमें भी इस सूरत-ए-हाल पर दंग रह गईं। क्या ये लोग पागल हैं? जीरो विंग ने सिर्फ कुछ कमजोरियां जाहिर की हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। क्या इन लोगों को वाकई इस तरह का सलूक करने की जरूरत है? जीरो विंग किस तरह की गिल्ड है? क्या इसने इन लोगों के आबाओ अजदाद की कब्रों की बेहुरमती की है? इब्तिदाई इंतखाब में यह कहना गलत नहीं होगा कि अपनी टीम के अरकान के अलावा वहां मौजूद हर शख्स दुश्मन था। ताउन का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। फिर भी 4 टीमें अब जीरो विंग के अरकान को नीस्तो नाबूद करने के लिए मिलकर काम कर रही थीं। मजीद ये कि इन टीमों का एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल था। अगर कोई कहता कि जीरो विंग और उन टीमों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है तो कोई यकीन नहीं करता। बास सूरो, ये लोग जीरो विंग को निशाना बना रहे होंगे। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के एक लेवल 117 के 13 रेंजर ने सूरो फुल हेवन को इत्तला दी। जब इसने इन 4 टीमों की नकलो हरकत और मकसद को देखा तो उसने घबराहट में थोक निगला। जीरो विंग ने आखिर क्या कि 4 सुपर पावर्स को इतने सख्त इक़दामात करने पर मजबूर कर दिया। इस लम्हे सूरो फुल हेवन सदमे में सैफ अली के ग्रुप को घूरने से खुद को न रोक सका। चारों टीमों की मरबूत नकलो हरकत की बुनियाद पर यह वाज़ेह था कि उन्होंने पहले ही इस पर बहस कर ली थी, वरना वो इंतखाब शुरू होते ही जीरो विंग के अरकान को नीस्तो नाबूद करने के लिए पूरी जान न लगा देते। जीरो विंग महज एक उभरती हुई सेवडव सुपर पावर थी, फिर भी उसने दरहकीकत 4 सुपर पावर्स को अपने खिलाफ मिलकर काम करने पर उकसा दिया था। गॉड्स डोमेन में यह यकीनी तौर पर पहली बार था। अगर इस सूरत-ए-हाल की खबर फैल गई तो जीरो विंग फौरी तौर पर पूरे गॉड्स डोमेन में मशहूर हो जाएगी। बास, हमें क्या करना चाहिए? 13 रेंजर ने पूछा। चुल्लू, पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, फिर कोई फैसला करेंगे, सूरो फुल हेवन ने सुकून से और तेजी से हुक्म दिया। इन 4 टीमों के कातिलाना इरादे की बुनियाद पर वो बता सकता था कि वो फ्लावर ऑफ सेवन सन्स को निशाना नहीं बना रहे थे। इसके बावजूद इसे मोहतात रहना था। आखिरकार इन बैरूनी इमदादी टीमों में से हर एक में मशहूर माहिरीन शामिल थे और उनके अरकान में से कमजोर तरीन भी फ्लोइंग वाटर रीलिंग का माहिर था। इनमें से बहुत से तो वाइड रीलिंग के माहिरीन थे, एक ऐसा वजूद जिसके सामने फर्स्ट रेट गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स को भी एहतियात से चलना पड़ता था। चारों टीमों का मरबूत हमला 400 गिल्ड लीडर्स और फर्स्ट रेट गिल्ड्स के नायब गिल्ड लीडर्स के एक साथ हमला करने के बराबर था। महज इसके ख्याल ने ही सूरो फुल हेवन के रूंगटे खड़े कर दिए। 10 सेकंड से भी कम वक्त के बाद कई दर्जन हियोले फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के अरकान के पास से तेजी से गुजरे। उनके गुजरने से अर्दगिर्द के फूल और घास बखर गई। दरी असना, जिस लम्हे ये लोग पास से गुजरे, इंपीरियल हेज के अलावा फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के हर फर्द ने सुकून का सांस महसूस किया।
उनका दबाव बहुत खौफनाक है। मेरे ख्याल में इन लोगों में से 80% से ज्यादा वाइड रिलिम के माहिरीन हैं। एक लेवल 117 के ट्रतीन इसिसुन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पुकारा। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के दीगर अरकान ने भी इस ट्रतीन इसिसुन के जायजे से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। अगरचे ये वाकई सच था कि उनके कमजोर तरीन अरकान भी फ्लोइंग वाटर रिलिम में थे, लेकिन उनकी टीम में सिर्फ 5 वाइड रिलिम माहिरीन थे। अगरचे सूरोफुल हेवन एक डोमेन रिलिम का माहिर था, लेकिन इस खास जगह में इसे बैक वक्त 3 वाइड रिलिम माहिरीन के खिलाफ जाने में दुश्वारी होती। वो मारा भी जा सकता था। दूसरे लफ्जों में, अगर वो गैर मामूली इंपीरियल हेज को निकाल दें तो उन कई दर्जन खिलाड़ियों की मजमूई ताकत जो अभी अभी गुजरे थे फिर भी उनसे ज्यादा थी। दरी असना, ये 4 बैरूनी इमदादी टीमों की कमांड करने वाली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तुम्हें लगता है कि उन लोगों में सबसे मजबूत सिर्फ वाइड रिलिम पर हैं? खुद को पुरसुकून करने के बाद सूरो फुल हेवन अपने मातहतों की बहस सुनकर अपनी आंखें घुमाने से ना रह सका। बास सूरो, क्या आप कह रहे हैं कि उन लोगों में कोई पेयरलेस एक्सपर्ट्स छुपे हुए हैं? सूरो फुल हेवन की बात सुनकर हर कोई बेइख्तियार हक्का बका रह गया। पेयरलेस एक्सपर्ट्स वो ऐसे वजूद थे जिनसे सपर गिल्ड्स को भी होशियार रहना पड़ता था, जो मुख्तलिफ सपर पावर्स के अहम सतून थे। वरना तुम्हें क्या लगता है कि वो सपर पावर्स बैरूनी इमदाद भर्ती करने के लिए इतने ज्यादा 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल क्यों खर्च करेंगी? एक कसरती बोड़े के पीछे छोड़े गए एक्स को देखते हुए सूरो फुल हेवन ने एक गहरा सांस लिया और कहा, मुझे शक है कि वो बूढ़ा जो अभी हमारे पास से गुजरा है वो 3 एटम्स है, जो इन ग्रैंड एल्डर्स में से एक है जिन्होंने फायर ड्रैगन एडवेंचर अलायंस की बुनियाद रखी थी। 3 एटम्स, वो शख्स जिसे स्काई शेकर के नाम से जाना जाता है। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के अरकान इस नाम पर लरज उठे। अफवाहों के मुताबिक 3 एटम्स एक गैर मामूली वजूद था। अपनी नाकाबिले यकीन घोस्ट हैमर टेक्निक पर भरोसा करते हुए इसने न सिर्फ स्काई ड्रैगन फैमिली के कई एपिक्स माहिरीन को शिकस्त दी थी, बल्कि एक सपर गिल्ड के ड्रैगन हेड्स में से एक के साथ बराबर की लड़ाई भी लड़ी थी। इस कारनामे के बाद 3 एटम्स ने फायर ड्रैगन एम्पायर में स्काई शेकर का खिताब हासिल कर लिया था। इसके नतीजे में नई उभरती हुई और ढीली ढाली मुनज़्ज़म फायर ड्रैगन एडवेंचर अलायंस को फायर ड्रैगन एम्पायर में कदम जमाने का मौका मिला। 3 एटम्स को बैरूनी इमदादी टीमों में से एक का ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। दूसरी टीमों के पास भी अपने अपने पेयरलेस एक्सपर्ट्स होने चाहिए। जैसे ही सूरो फुल हेवन ने चारों टीमों को सैफ अली के ग्रुप के करीब होते देखा, एक नाकाबिले बयान सदमे ने इसे घेर लिया। ये चारों सुपर पावर्स वाकई जीरो विंग को बहुत अहमियत देती हैं। अगरचे फ्लावर ऑफ सेवन सन्स की टीम के पास इंपीरियल हेज जैसा ट्रम्प कार्ड था, लेकिन अगर उसे बैक वक्त 4 पेयरलेस एक्सपर्ट्स के खिलाफ जाना पड़ा तो उसके अरकान का सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही होगी। इंपीरियल हेज के अलावा बाकी कोई भी जिंदा बचने का मौका नहीं पाएगा। आखिर जीरो विंग के पास ऐसी क्या सलाहियत थी कि इतनी खौफनाक लाइन अप की जरूरत पड़ी? जब सूरो फुल हेवन दंग रह गया था, चारों बैरूनी इमदादी टीमें जीरो विंग के अरकान के सामने पहुंच चुकी थीं। कल 400 ताकतवर माहिरीन अपने कातिलाना इरादे का रुख सैफ अली और उसके साथियों की तरफ किए हुए थे। इन माहिरीन में से किसी एक का भी कातिलाना इरादा आम खिलाड़ियों को जर्द करने के लिए काफी था। अब जबकि ये तमाम 400 लोग बैक वक्त अपना कातिलाना इरादा जाहिर कर रहे थे, सैफ अली के ग्रुप के गिर्द जगह भी तारीक होने लगी। दरहकीकत 1000 गज से ज्यादा दूर होने के बावजूद फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के अरकान को अब भी अपनी पीठ पर सर्दी महसूस हो रही थी और उन्हें वहां से भागने की ख्वाहिश महसूस हुई। नौजवान, हमें तादाद के साथ तुम्हें दबाने का इल्जाम न देना। अगर तुम्हें किसी को इल्जाम देना है तो खुद को दो कि तुमने बहुत ज्यादा तकब्बुर किया और उन लोगों को नाराज किया जिन्हें तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। 3 एटम्स ने सैफ अली को देखते हुए आह भर कर कहा, उनसे बात करने का क्या फायदा? जितनी जल्दी हम उनसे छुटकारा पाएंगे इतनी ही जल्दी हम काम शुरू कर सकेंगे। 3 एटम्स के पास खड़े एक आंख वाले नौजवान मर्द गार्डियन नाइट ने कहा। रेड रेन, ऐसा ना कहो, कम अज कम उन्हें जानकर मरने दो। इस तरह उनका आगे का रास्ता हमवार हो सकता है। लंबी एल्वेन कानों और एक पुरवकार शख्सियत वाली एक खूबसूरत औरत ने मुस्कुराते हुए डांटा। ब्लैक फुलियम, मैं असल में तुम्हारे साथ मुंसिफाना लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे लिए काम पहले आता है। मुझ पर इंसाफ पर फतह को तरजीह देने का इल्जाम न लगाना। सफेद बालों वाले एक नौजवान ने, जिसने एक बड़ी तलवार थाम रखी थी, हुजूम से बाहर निकलते हुए ऐलान किया। जब ये 4 लोग नमूदार हुए
तो दूर से तमाशाई बने लोग हैरत से हक्का बका रह गए। स्काई शेकर, रेड रेन, एल्वेन एन्चिंट्रेस और मीड सॉर्ब, ये सब लोग यहाँ क्यों हैं? इस लम्हे फॉलोइंग वाटर रीलिम के माहिरीन तो दूर की बात, सूरोफुल हेवन जैसा डोमेन रीलिम का माहिर भी बेइख्तियार पसीने में शराबोर हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंदाज़ा वाकई दुरुस्त निकलेगा। फायर ड्रैगन एम्पायर के 6 अल्फाबसुलिविट्स में से 4 दर हकीकत यहां जमा हो गए थे। अगर ये 4 लोग मिलकर काम करें तो वो फायर ड्रैगन एम्पायर में बिला रोक टोक घूम सकते हैं। यहां तक कि सल्तनत की सपर गिल्ड्स भी उन्हें इत्तिफाकना नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगी। गिल्ड लीडर, ये 4 लोग आम हरीफ नहीं हैं। हमारे लिए इनसे टकराना खतरनाक होगा। यान तियानशीन ने उन 4 मुस्कुराते हुए लोगों को देखते हुए खबरदार किया। फायर ड्रैगन एम्पायर के 6 अल्फाबसुलिविट्स की शोहरत दूर दराज की स्टार मून किंगडम में भी गूंजती थी। इसकी वजह यह थी कि उन 6 अल्फाबसुलिविट्स में से हर एक ने अपने हैरान कुन जंगी रिकॉर्ड के जरिए शोहरत हासिल की थी। वो उन माहिरीन से मुख्तलिफ थे जिनकी शोहरत गिल्ड्स की शेखियों की वजह से थी। ऐसा लगता है कि आसमान भी इस बार जीरो विंग की मौत चाहता है। सूरोफुल हेवन इस सूरत हाल पर अफसोस किए बगैर न रह सका। ताहम मामले पर अपने जज्बात के बावजूद वो अब भी बेताबी से जीरो विंग की तबाही की उम्मीद कर रहा था, वरना अपर जोन हमेशा के लिए इसकी पहुंच से बाहर रहेगा। ब्लैक फुलियम, अब जब कि तुम सूरत हाल से वाकिफ हो, अगर तुम्हें किसी से नफरत करनी है तो खुद से करो कि तुम बहुत ज्यादा मगरूर थे। जैसे ही लेवल 119 की एल्वेन एन्चिंट्रेस ने यह कहा, उसने अपनी पीठ पर लटकी हुई कमान निकाली और सैफ अली पर एक तीर चलाया। 3 स्कल स्काई पे अरसर। अगले ही लम्हे एक नीली चमक ने खला में सुराख कर दिया और पलक झपकते में 60 गज का फासला तय कर लिया। तीर की रफ्तार इतनी तेज थी कि सूरोफुल हेवन और दूसरे तमाशाई भी इस पर फौरी रद्द अमल जाहिर करने में नाकाम रहे। मजीद ये कि तीर में इतनी ताकत थी कि तीर के गुजरने के बाद भी सुराख शदा खला में दरारें पड़ती रहीं। मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए नहीं देखा और तुम्हारे तीर की रफ्तार दर हकीकत मजीद तेज हो गई है। मैं इस करीबी फासले पर उसे बमुश्किल ही महसूस कर सका, रेड रेन ने एल्वेन एन्चिंट्रेस को देखते हुए कहा। क्या इसे बगैर दर्द के मरने देना बेहतर नहीं है? एल्वेन एन्चिंट्रेस ने अपनी लंबी कमान वापस रखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। एल्वेन एन्चिंट्रेस की नर्म मुस्कुराहट ने वहां मौजूद दीगर 3 अल्फाबसुलिविट्स में खौफ का एहसास पैदा कर दिया। ताहम इनमें से किसी ने भी उसकी बात पर एतराज नहीं किया। अगर एल्वेन एन्चिंट्रेस ने अपना तीर 100 गज के अंदर चलाया तो 3 एसिसंस भी ये जाने बगैर गिर जाएंगे कि उन्हें किस चीज ने मारा है। इस बात का जिक्र ही किया कि सैफ अली सिर्फ 100 रुट जमीन था। ताहम जैसे ही एल्वेन एन्चिंट्रेस ने बात खत्म की, एक मजाक उड़ाती हुई हंसी सबके कानों में पड़ी। मरना? मुझे डर है कि तुम अभी तक उसके काबिल नहीं हो सकी हो। अगले ही लम्हे एक शख्स दर हकीकत टूटी हुई जगह से बाहर निकला और यह शख्स उस नीले तीर के साथ खेल रहा था जो एल्वेन एन्चिंट्रेस ने अभी चलाया था। चैप्टर 2708 लार्जी तलवार। सैफ अली को टूटी हुई जगह से बाहर निकलते देखकर चारों मुखालिफ टीमों का हर फर्द मौत जैसी खामोशी में डूब गया। उनकी आंखें हैरत से बाहर निकल आईं। वो ठीक है। उसने वाकई उसे रोक लिया। जब सब ने सैफ अली को एल्वेन एन्चिंट्रेस के हमले से महफूज निकलते देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहे हों। फॉलोइंग वाटर रीलिम के बहुत से माहिरीन ने तो अपनी आंखें भी मिले ताकि इस बात की तस्दीक कर सकें कि वो वहम का शिकार नहीं है। वो एल्वेन एन्चिंट्रेस के तीरों में से एक की बात कर रहे थे। अफवाह के मुताबिक एल्वेन एन्चिंट्रेस जो लंबी कमान थामे हुए थी, वो एक फरीगुमनिटेड लेजेंडरी हथियार था और वो उसकी मदद से इसी लेवल के मीथक मोनस्टर्स को भी पीछे धकेल सकती थी। मजीद ये कि एल्वेन एन्चिंट्रेस ने सैफ अली पर कोई आम तीर नहीं चलाया था। इसने जो तीर इस्तेमाल किया था वो मुकम्मल तौर पर कीमती माना जेड स्टील से बना था। तीर पर कदीम जादुई हरूफ भी कंदा थे। यहां तक कि एक आम लंबी कमान इस्तेमाल करने वाला 3 खिलाड़ी भी इस तीर के साथ इसी लेवल के मीथक मोन्स्टर को पीछे हटा सकता था। इन 2 चीजों का इम्तिजाज ही एल्वेन एन्चिंट्रेस को फायर ड्रैगन एम्पायर के 6 अल्फाबसुलिविट्स में से एक बनाता था। उसने वाकई इतने तेज तीर को रोक लिया। ब्लैक फुलियम इससे कहीं ज्यादा मजबूत है जो हमने सुना था। ऐसा लगता है कि इसके पेयरलेस एक्सपर्ट होने की अफवाहें सच हैं। दूर से तमाशाई बने फ्लावर ऑफ 7 सन्स के 3 अरकान इस मंजर पर हैरान हुए बगैर न रह सके। इससे पहले
वोमनान जंग का परिंदे की आंख से नज़ारा करने के बावजूद एल्वेन एंचिंट्रेस के तीर का जवाब देने में नाकाम रहे थे। अगर उन्हें कई दर्जन गज के फासले से ऐसे तीर का निशाना बनाया जाता तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि क्या होगा। उसने इसे रोक लिया। सूरोफुल हेवन ने अपने मातहतों की बहस सुनकर उन्हें हकारत से देखा। तुम्हें लगता है कि इसने महज इसे रोका है? सूरोफुल हेवन की बात ने उन्हें मजीद उलझन में डाल दिया। गौर से देखो, उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? सूरोफुल हेवन ने गुस्से से सवाल किया। उसने एक तीर पकड़ा हुआ है। हर कोई मजीद उलझ गया। तुम लोग वाकई बेवकूफ हो। सूरोफुल हेवन अपने मातहतों की वजह से लम्हा भर के लिए बेजबान रह गया। उसने फिर दूर खड़े सैफ अली को देखने के लिए रुख किया। इसकी आंखों में खौफ नमूदार हुआ। गॉड्स डोमेन में तीर इस्तेमाल होने वाली अशिया समझे जाते हैं। जब तक वो किसी चीज से टकराते हैं वो बखर जाते हैं, चाहे उन्हें किसी इस्कल हथियार से रोका ही क्यों ना गया हो। फिर ब्लैक फुलियम के हाथ में मौजूद तीर, फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के अरकान लाशूरी तौर पर इस नीले तीर को देखने के लिए मुड़े जो सैफ अली ने थाम रखा था। फौरी तौर पर एक सर्द लहर ने उनके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। ये ठीक है, तीर उसे कभी नहीं लगा। इसके बजाय उसने हुआ में ही तीर को झपट लिया। जब सूरोफुल हेवन ने बात खत्म की तो उसकी आंखों में शदीद बेयकीनी भर गई। इस मकाम पर सूरोफुल हेवन अकेला नहीं था जिसने मसले की जड़ को महसूस किया था। चारों बैरूनी इमदादी टीमों के डोमेन रीलिम माहिरीन ने भी इसे महसूस कर लिया था और उनके चेहरे जर्द पड़ गए। गिल्ड लीडर यान तियानशीन भी हैरत से सैफ अली को घूरने लगा। एल्वेन एंचिंट्रेस का हमला गालबन मौजूदा गार्ड्स डोमेन में पेयरलेस एक्सपर्ट्स के दरमियान भी बेहतरीन था। इसके बावजूद सैफ अली ने तीर पकड़ लिया था। क्या ये वाकई ऐसा कारनामा था जो खिलाड़ी अंजाम दे सकते थे? ताहम वहां मौजूद एपिक्स माहिरीन के मुकाबले में स्काई शेकर, रेड रेन, एल्वेन एंचिंट्रेस और मीड सोरुड को ये सूरत-ए-हाल इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन लगी। उसने ये कैसे किया? एल्वेन एंचिंट्रेस का तासुर संजीदा हो गया जब उसने सैफ अली को देखा। वो किसी भी दूसरे से बेहतर जानती थी कि इसका सादा सा हमला कितना तेज था। अगर उसने ये तीर अपने हदफ के 100 गज के अंदर चलाया तो उसे यकीन था कि 6 अल्फाब्सोलिविट्स के बाकी 5 अरकान भी उसे रोकने के काबिल नहीं होंगे। यहां तक कि रफ्तार की किस्म के मीथक मोनस्टर्स को भी निशाना बनाया जा सकता था। सब लोग, ब्लैक फुलियम हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे डर है कि हम चारों को उसे गिराने के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। 3 एटम्स ने एक संगीन तासुर के साथ मशवरा दिया। ठीक है, मेरी कोई राय नहीं है। रेड रेन ने सर हिलाया। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ यही कर सकते हैं, मीड सोरुड ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। पेयरलेस एक्सपर्ट्स के तौर पर उनकी अपनी अना थी और वो लोगों पर गिरोह बनाकर हमला करने को हिकारत की नज़र से देखते थे। ताहम माहिरीन के तौर पर वो सिर्फ एक तबादले के बाद अपने और सैफ अली के दरमियान फर्क देख सकते थे। 4 सुपर पावर्स ने उन्हें जो काम सौंपा था उसे मुकम्मल करने के लिए उनके पास मिलकर काम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मजीद ये कि एक और अहम नुक्ता था, इंतखाबी जंग में मौत की सजा। यहां तक कि इन जैसे पेयरलेस एक्सपर्ट्स को भी अगर वो यहां मारे गए तो एक जबरदस्त धचका लगेगा। अच्छा, इस सूरत में रेड रेन और मैं ब्लैक फुलियम को मसरूफ रखेंगे। मीड सोरुड, तुम और एल्वेन एंचिंट्रेस अतराफ से हमारी मदद करो। रेड रेन और मैं एक मौका पैदा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। एक बार जब तुम्हें मौका मिल जाए तो पीछे ना हटना। 3 एटम्स ने खामोशी से हुक्म दिया। इसके अलावा बाकी सब, एक बार जब हम चारों ब्लैक फुलियम को घेर लें तो जीरो विंग के दूसरे अरकान से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें। उन्हें ब्लैक फुलियम की मदद न करने दें। कोई मसला नहीं। जंग शुरू होने के बाद उसे रोकने का काम मुझ पर छोड़ दें। रेड रेन ने एतमाद से सर हिलाया। वो एक गार्डियन नाइट था जबकि 3 एटम्स एक बरसरिकर था। ये मजबूत हरीफों से निमटने और मौके पैदा करने के लिए एक बेहतरीन करीबी लड़ाई का मजमुआ था। इसके अलावा मीड सोरुड एक बड़ी तलवार वाला सोरुड जमीन था और एल्वेन एंचिंट्रेस एक रेंजर थी। उनकी क्लासेस आखिरी वॉर करने और घात लगाने में माहिर थीं। ब्लैक फुलियम, मैंने वाकई तुम्हें कम समझा था। कोई ताज्जुब नहीं कि वो 4 सुपर पावर्स तुम्हें खत्म करने के लिए मिलकर काम करने पर राजी हैं। एल्वेन एंचिंट्रेस भी संजीदा हो गई जब उसने सैफ अली के लापरवाह रवैये को देखा। उसने फिर खामोशी से जवाब दिया, अगरचे मैं नहीं चाहती,
लेकिन मैं इस बार तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। एक रेंजर के तौर पर अपने तीरों को नंगे हाथों पकड़े जाना एक बड़ी जिल्लत थी। लड़ाई में मुआविन किरदार अदा करना भी आखिरी चीज थी जो वो चाहती थी। ताहम वो इस वक्त अपनी अना की परवाह नहीं कर सकती थी। मिशन मुकम्मल करना तरजीह थी। वाइस अलायंस लीडर एटम्स जीरो विंग के दूसरे अरकान को हम पर छोड़ दें। हम इनमें से किसी को ब्लैक फुलियम की मदद नहीं करने देंगे। ये ठीक है, वो सिर्फ 16 लोग हैं। इस मामले को जल्दी हल करने में हमें सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे। चारों बैरूनी इमदादी टीमों के दीगर अरकान ने भी 3 एटम्स के हुक्म का जवाब दिया। उन सब ने इस मामले को तेजी से हल करने में अपने एतमाद का इजहार किया। अच्छा, इस सूरत में 3 सेकंड में हम मिलकर कार्रवाई करेंगे। चूंकि किसी को इसके अहकामात पर कोई एतराज नहीं था, 3 एटम्स ने सर हिलाया और अपनी तवज्जो सैफ अली पर मरकूज कर दी, जो 30 गज दूर खड़ा था। जहां तक बाकी सब का ताल्लुक है, वो फौरी तौर पर फैल गए, एक दूसरे के साथ तालमील पैदा करने के लिए बेहतरीन पोजीशन तलाश करने लगे। ताहम बैरूनी इमदादी टीमों के अरकान के अपनी पोजीशन पर पहुंचने के बाद एक बेनियाज आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया और हर किसी को बेइख्तियार लरजने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि अब लोग आखिरकार तैयार हैं। इस सूरत में मैं अब अपनी चाल चल सकता हूं। सैफ अली की आवाज नाकाबिले बयान हद तक पुरसुकून थी। ताहम इसके अल्फाज के पीछे छुपा मतलब इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता था। वो बुनियादी तौर पर 4 अलिफाब्सोलिविट्स के मिलकर काम करने के अज़्म का मजाक उड़ा रहा था। कितना तकब्बुर है। सैफ अली की बातों पर गुस्से में आकर रेड रेन ने फौरी तौर पर 3 जस्टिस स्प्रिंट को फाल किया और अपनी ढाल उठाए सौर जमीन पर हमला कर दिया। रेड रेन के गिर्द जगह धुंधली और अफरा-तफरी का शिकार हो गई, जिससे दूसरों के लिए इसके हमले का वक्त तय करना और उससे बचना ऐसे रोकना मुश्किल हो गया। जाओ। इस सूरत हाल को देखकर 3 एटम्स ने खुद हमले में शामिल होने से पहले सबको कार्रवाई करने का हुक्म दिया। ताहम 3 एटम्स के एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही वहां मौजूद हर शख्स ने अचानक महसूस किया जैसे वक्त सुस्त रफ्तार में बदल गया हो। ये वहम एक लम्हे के लिए रहा, फिर सब हक्का बका रह गए। इससे पहले कि उन्हें एहसास होता, सैफ अली पहले ही रीड रेन के पीछे खड़ा था। रात जैसी सिया एक लंबी तलवार ने रीड रेन के दिल को भी छेद दिया था। फौरी तौर पर सैफ अली ने रीड रेन की पीठ से लंबी तलवार खींची और गार्डियन नाइट की एचपी खत्म हो गई, यहां तक कि कुछ बाकी ना रहा। रेड रेन फिर नरम घास पर गिर गया, इसकी आंखें खौफ और उलझन से खिली रह गईं। चैप्टर 2709 ताकत में फर्क। नामुमकिन। क्या हुआ? मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूं। रेड रेन की अचानक मौत ने बैरूनी इमदादी टीमों के उन अरकान को मफलूज कर दिया जो जीरो विंग के दूसरे अरकान पर हमला करने का सोच रहे थे। इनमें से कुछ सदमे में चले गए और कुछ पत्थर के बन गए। ताहम एक बात यकीनी थी, रेड रेन के गिरने का मंजर उनके जहनों में पूरी तरह नक्श हो चुका था। वो अपनी बाकी जिंदगी में इस मंजर को कभी नहीं भूलेंगे। क्या वो इंसान भी है? सूरो फुल हेवन, जो दूर से तमाशाई बना हुआ था, दंग रह गया। जैसे ही इसने मुर्दा गार्डियन नाइट को घूरा, इसकी आंखों में सदमा मजीद बढ़ गया। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो वहम का शिकार हो रहा है। ताहम सूरो फुल हेवन जानता था कि इसने जो देखा वो कोई वहम नहीं था। उस वक्त रेड रेन से निकलने वाला खौफनाक हाला गायब हो चुका था। यहां तक कि जिंदगी का हाला और माना के उतार चढ़ाव जो गार्डियन नाइट से निकल रहे थे, वो भी खत्म हो चुके थे। सिर्फ इसे इस मंजर को कबूल करने में दुश्वारी हो रही थी, इसलिए इसके दिमाग ने हकीकत को झुटलाने के लिए एक काबिल कबूल मुतबादिल ख्वाब देख लिया था। इस वक्त सूरो फुल हेवन अकेला डोमेन रीलिम माहिर नहीं था जो इस तरह के एहसास का शिकार था। हर तमाशाई डोमेन रीलिम माहिर का यही हाल था। यान तियानशीन भी इससे मुस्तसन नहीं था। एक पेयरलेस एक्सपर्ट, ये एक ऐसा वजूद था जो गार्ड्स डोमेन की चोटी की जंगी ताकत की नुमाइंदगी करता था। फिर भी ऐसा ही एक माहिर इस वक्त जमीन पर मुर्दा पड़ा था। दरी असना, पूरी जंग नहीं, इसे जंग भी नहीं समझा जाना चाहिए। दरहकीकत वहां मौजूद ज्यादातर लोग ये भी नहीं समझ पाए थे कि रीड रेन पर हमला कैसे हुआ। मूनस्टर, वो यकीनी तौर पर इंसान नहीं है। वो जरूर इंसानी शक्ल में गॉड्स डोमेन के मोनेस्टर्स में से एक होगा। जी हां, यही होना चाहिए। खिलाड़ियों के दरमियान इतना बड़ा फर्क होने का कोई इम्कान नहीं है।
दूर से तमाशाई बने खिलाड़ी सैफ अली को देखते हुए एक के बाद एक पुकारने लगे, जी हां, सब लोग होशियार रहो, वो जरूर एक बदला हुआ मूनस्टर है, वो बिल्कुल भी खिलाड़ी नहीं है। ये सोचना कि ऐसा मूनस्टर दर हकीकत इंतखाब में नमूदार होगा। हमें इस बारे में वॉर गार्ड्स टेम्पल को फौरन मतला करना चाहिए। जीरो विंग के अरकान को निशाना बनाने का मंसूबा बनाने वाले बैरूनी इमदादी खिलाड़ियों ने तमाशाई खिलाड़ियों की पुकार सुनी और अपना आपा खो बैठे। साथ ही उन्होंने सैफ अली को मारने के लिए वॉर गार्ड्स टेम्पल से राब्ता करने के तरीकों पर दीवानावार गौर करना शुरू कर दिया। सिर्फ इस मंतिक को अपनाकर ही वो इस दुनिया में वापस आ सकते थे जिसे वो पहचानते थे। आखिरकार गॉड्स डोमेन में एनपीसी भी आजकल हकीकी इंसानों की तरह बर्ताव कर रहे थे। ये हैरान कुन नहीं होगा अगर मोनस्टर्स भी खिलाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लें। एक मोन्स्टर सैफ अली बे इख्तियार हंसा जब उसने अपने हवास बाख्ता हरीफों को देखा। वाकई मैं आपकी नज़र में एक मोन्स्टर की तरह लगूंगा। ताहम क्या अब आम खिलाड़ियों की नज़र में मोनस्टर्स नहीं हैं? आखिरकार गॉड्स डोमेन अब भी एक गेम था। जब तक खिलाड़ी मुसलसल लेवल अप करते रहेंगे और बेहतर हथियार, आलात, बुनियादी अदादोशुमार, जिस्मानी साख्त, रद्द अमल की रफ्तार, माना कंट्रोल वगैरह हासिल करते रहेंगे, उनकी जंगी ताकत भी बढ़ती रहेगी। दरहकीकत एक आम खिलाड़ी भी ऐसी ताकत हासिल कर सकता था जो मौजूदा अजीम माहिरीन के लिए नाकाबिले फहम हो। गॉड्स डोमेन वाकई ऐसी ही एक गैर माकूल दुनिया थी। अगर ये लड़ाई सैफ अली के ट्रिचार तक पहुंचने से पहले हुई होती तो उसे रीड रेन जैसे पेयरलेस एक्सपर्ट को शिकस्त देने के लिए भी चालों पर भरोसा करना पड़ता। ताहम इसके ट्रिचार में तरक्की पाने के बाद रीड रेन इसके लिए एक च्यूंटी से मुख्तलिफ नहीं था। जी हां, ट्र3 और ट्र4 क्लासेस के दरमियान फर्क इतना बड़ा था। दूसरों की नज़र में पेयरलेस एक्सपर्ट्स नाकाबिले तस्खीर वजूद थे। ताहम मौजूदा सैफ अली के लिए वो चींटियों की तरह थे जिन्हें वो अपने हाथ की एक जुम्बिश से कुचल सकता था। दरहकीकत रीड रेन को मारने के लिए सैफ अली ने सिर्फ 2 विंड ब्लेड का इस्तेमाल किया था। दरीं असना वहां मौजूद हर शख्स सैफ अली के इस सवाल पर लम्हा भर के लिए बेज़बान रह गया। जैसा कि सैफ अली ने कहा था, आम खिलाड़ी उनकी नज़र में कुछ भी नहीं थे। अगर वो संजीदा हो जाते तो वो आम खिलाड़ियों को ये जानने से पहले ही मार सकते थे कि उन पर हमला हुआ है। इस वक्त चारों टीमों के सबसे मुअम्मर और तजुर्बाकार खिलाड़ी 3 एटम्स ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। क्या मैं अब से हमें जाने देने की दरख्वास्त कर सकता हूं? अगरचे 3 एटम्स ये नहीं समझ पाए थे कि सैफ अली इतना ताकतवर कैसे हो गया, लेकिन हालात को देखते हुए उनके पास जीरो विंग पर हमला छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब अपनी जान बचाना ज्यादा तरजीह रखता था। आखिरकार वो 4 सुपर पावर्स के मातहत नहीं बल्कि शिराकतदार थे। अब शिकस्त तस्लीम करते हैं। सैफ अली 3 एटम्स की बात पर थोड़ा हैरान हुआ। ताहम वो जल्दी से बूढ़े आदमी की ऐसा करने की वजह समझ गया। इस इंतखाबी जंग के लिए मौत की सजा गैर मामूली तौर पर भारी थी। एपिक्स माहिरीन तो दूर की बात, 3 एटम्स जैसे पेयरलेस एक्सपर्ट्स को भी एक बड़ा धचका लगेगा। जी हां, 3 एटम्स ने सर हिलाया जानी। चारों इत्तेहादी बैरूनी इमदादी टीमों के अरकान में से किसी ने भी 3 एटम्स के फैसले पर एतराज नहीं किया। आखिरकार वो वाकई तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि अगर वो सैफ अली जैसे मोन्स्टर के खिलाफ लड़े तो क्या होगा। अपने अर्द गिर्द खामोश हुजूम का जायजा लेने के बाद सैफ अली ने सुकून से कहा, ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करने की जरूरत है। एक बार जब आप यहां से चले जाएंगे तो आप में से हर एक को अपनी हिमायत करने वाली सुपर पावर्स से ताल्लुक रखने वाले 5 माहिरीन को मारना होगा, और ये माहिरीन अब के अपने मेयार के होने चाहिए। जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, चारों टीमों के माहिरीन ने फौरी तौर पर एहतजाज शुरू कर दिया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या अब कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे? एल्वेन एनचिंट्रेस ने माथे पर बिल डाले, इसकी आंखों में गुस्से की एक चमक नमूदार हुई। अगर हम वाकई वैसा ही करें जैसा आप कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सुपर पावर्स हमें मुआफ कर देंगी? अगर वो इस नान जंग में मारे गए तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 लेवल खो देंगे। ताहम अगर उन्होंने अपनी हिमायत करने वाली सुपर पावर्स को नाराज किया तो वो न सिर्फ 5 लेवल खो देंगे बल्कि गालिबन उन्हें गार्ड्स डोमेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिरकार अगर ये सुपर पावर्स अपने नाम निहाद शिराकतदारों के हाथों पीठ में छर्रा घोंपने के बाद कुछ न करें तो मुस्तकबिल में उन्हें कौन संजीदगी से लेगा?
ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं, सैफ अली हंसा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिस तरह मैं इसे देख रहा हूं, अब जीरो विंग को एक तरनवाला समझते हैं। अगर जीरो विंग 5 ग्रेट सुपर गिल्ड्स में से एक होती, तो क्या आपको अब भी ये शर्त बहुत ज्यादा लगती? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या ऐसे मफरूज़े कायम करने की जरूरत है? एक गहरी आह भरते हुए 3 एटम्स ने मजीद कहा, अगर जीरो विंग वाकई 5 ग्रेट सुपर गिल्ड्स में से एक होती, तो हमने पहले ही इस शराकतदारी को कबूल न किया होता। लिहाजा अब का मफरूज़ा महज दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा, अगरचे हम वाकई अब का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाकई लड़ाई की नौबत आती है, तो अब भी महफूज नहीं निकलेंगे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आखिरकार यहां हमारी स्टेमिना और कंसंट्रेशन की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप अकेले कितने लोगों को मार सकते हैं? और लड़ाई के इख्तिताम पर आपकी टीम के कितने लोग बाकी बचेंगे? बाहमी तबाही का शिकार होने के बजाय क्या यह बेहतर नहीं है कि हम मामलात को किसी और तरीके से हल करें? 3 एटम्स ने वाज़े तौर पर मुख्तलिफ मुमकिना मंजरनामों को बयान किया और उनके मुतालिका फ़वाइद और नुकसानात की फहरिस्त दी। इस लम्हे यास्मीन, शाइस्ता और आबदागाल तो दूर की बात, सूरोफुल हेवन भी, जो खुद एक क़ियादत के ओहदे पर था, ने महसूस किया कि यह बेहतरीन ऑप्शन है। आखिरकार दोनों फरीक जानी दुश्मन नहीं थे। जीरो विंग की मुसलसल तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सैफ अली के बेहतरीन मुफाद में था कि वो गैर ज़रूरी नुकसानात से बचे। ताहम सबकी तवक्कुआत के बरक्स सैफ अली ने सर हिला दिया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या अब बाहमी तबाही पर तले हुए हैं? 3 एटम्स का तासुर थोड़ा सा बिगड़ गया। गार्ड्स डोमेन के एक पेयरलेस एक्सपर्ट और फायर ड्रैगन एडवेंचर अलायंस के वाइस अलायंस मास्टर के तौर पर यह पहले ही नाकाबिले यकीन था कि वो शिकस्त तस्लीम करने में पहल कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली दर हकीकत एक पागल है। दरीं असना, ये देख कर कि सैफ अली पीछे हटने से इनकार कर रहा है, एल्वेन एनचिंट्रेस गुरई, ब्लैक फुलियम, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा आगे ना बढ़ो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम इस बार अपनी हिमायत करने वाली सुपर पावर्स की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। अगर तुमने हमारी टीमों को नीस्तो नाबूद कर दिया, तो वो सुपर पावर्स यकीनी तौर पर तुम्हें मुआफ नहीं करेंगी। जीरो विंग उसके नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तुम जो कहती हो वो दुरुस्त है, सैफ अली ने सर हिलाया। उसने फिर अपनी नज़र एल्वेन एनचिंट्रेस की तरफ मोड़ ली। ताहम तुमने एक गलती की है। गलती? सैफ अली की बात ने 3 एटम्स को उलझन में डाल दिया। वो ये समझने से कासिर रहा कि इसने कहाँ गलत बयानी की है। अगले ही लम्हे सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड मियान से बाहर निकाली। फौरी तौर पर इसके हाले की शिद्दत कई गना बढ़ गई। इसके मरकज के तौर पर 1000 गज के रदिस में तमाम माना हिलने लगा और हुआ भी कांपने लगी। और वो है ताकत में फर्क। चैप्टर 2710 इंतखाबी जंग खत्म। सैफ अली के बाद खत्म करते ही वहां मौजूद हर शख्स वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था कि उनके गिर्द जगह मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। दुरुस्त तौर पर कहा जाए तो अर्द गिर्द की जगह उनके लिए दुश्मन बन चुकी थी। अर्द गिर्द की जगह ने उनके जिस्मों पर जो भारी दबाव डाला, वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक सुपर ग्रेविटी वाले इलाके में खड़े हों। उन्हें अपने जिस्मों को हरकत देने में भी दुश्वारी हो रही थी। दूसरी तरफ इस जगह के मालिक के तौर पर सैफ अली अपनी हर हरकत के साथ बेपनाह ताकत लगा सकता था। अच्छा नहीं हुआ। एक डोमेन, ये एक माना डोमेन है। चारों मुखालिफ टीमों के बहुत से माहिरीन को फौरी तौर पर एहसास हो गया कि क्या हो रहा है जब उन्होंने अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में होने का ये एहसास महसूस किया। 3 एटम्स, एल्वेन एनचिंट्रेस और मीड सोरुड के तासुरात भी बेमिसाल हद तक संगीन हो गए। कोई भी खिलाड़ी जो कुछ अरसे से गार्ड्स डोमेन में घूम रहा हो, वो जानता होगा कि माना डोमेन क्या होता है। ये इस बात का भी तयन करता था कि आया कोई एनपीसी एक पावर हाउस है। हर वो एनपीसी जो माना डोमेन रखता था, वो एक ऐसा वजूद था जिससे खिलाड़ियों को होशियार रहना पड़ता था। आखिरकार इनमें से बहुत से एनपीसी सिर्फ अपने माना डोमेन्स पर भरोसा करते हुए 3 खिलाड़ियों को खाक में मिला सकते थे। उन्हें अपने जिस्मों को हरकत देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके पास माना डोमेन क्यों है? क्या वो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ 4 एनपीसी की एक छोटी सी अकलियत के पास होती है? एल्वेन एनचिंट्रेस घबरा गई। अब जब इसने सैफ अली को देखा तो उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। ये एक माना डोमेन था जिसकी वो बात कर रहे थे। इस डोमेन के ज़हूर के साथ
सैफ अली बुनियादी तौर पर इस जगह का हुक्मरान बन चुका था। ये कैसे मुमकिन है? 3 एटम्स इस सूरत हाल पर दंग रह गए, उनका दिल उलझन से भर गया। क्या वो वाकई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक बदला हुआ मॉन्स्टर है? अगर सैफ अली के पास सिर्फ गैर माकूल ताकत होती तो शायद ठीक होता। बदतरीन सूरत में वो इसके स्टेमिना और कंसंट्रेशन को दबाने के लिए हुजूम के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे। ताहम एक माना डोमेन एक अलग कहानी थी। एक माना डोमेन खास तौर पर हुजूम के हथकंडों का मुकाबला करता था। अगर कोई फर्द काफी ताकत के बगैर किसी दुश्मन माना डोमेन में कदम रखता तो वो डोमेन के मालिक के सामने चींटियों से मुख्तलिफ नहीं होता। वो शायद कोई जंगी ताकत भी जाहिर न कर पाते। मजीद ये कि सैफ अली ने जो माना डोमेन जाहिर किया था वो महज हैरानकुन था, जिसने 1000 गज के रदिस को ढांप रखा था। इतनी रेंज के साथ वो भागना चाहीं तो भी नहीं भाग सकते थे। इस लम्हे 3 एटम्स और दीगर दुश्मन खिलाड़ियों तो दूर की बात, यान तियानशीन और जीरो विंग के आला हुक्काम के दीगर अरकान भी दंग रह गए। गिल्ड लीडर की ताकत पहले ही इतनी बुलंदी तक पहुंच चुकी है। यान तियानशीन ने सैफ अली को घूरा, जो इस वक्त अजीम माहिरीन के हुजूम में फखर से खड़ा था। इतनी ताकत के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चारों मुखालिफ टीमें बैक वक्त सैफ अली पर हमला कर देती। वो अपनी तलवार के चंद वारों से इन लोगों को जल्दी से ठिकाने लगा सकता था। सिर्फ 3 एटम्स जैसे पेयरलेस एक्सपर्ट्स, जो गैर मामूली बुनियादी अदादो शुमार के मालिक थे, कुछ मुजाहमत कर सकते थे। ये एक बहुत ही मुज़हका खेज मुजाहमत, क्योंकि 3 एटम्स और दूसरे सैफ अली के माना डोमेन के अंदर एक आम 3 माहिर का मुकाबला भी नहीं कर पाते। दरी असना सैफ अली की ताकत के साथ वो अपने माना डोमेन की मजबूत करने वाली खुसूसियात के बगैर भी आम 3 माहिरीन को आसानी से ठिकाने लगा सकता था। इस वक्त सैफ अली के माना डोमेन से बाहर तमाशाई बैरूनी इमदादी टीमें भी घबरा गईं। वो चारों टीमें यकीनी तौर पर मारी जाएंगी। इतने वसी माना डोमेन के साथ वो बच नहीं सकते। सूरो फुल हेवन ने कहा। इसका दिल पेचीदा जज्बात से भर गया जब उसने 3 एटम्स और दूसरों को देखा। 4 पेयरलेस एक्सपर्ट्स और कई सौ 3 अजीम माहिरीन पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम फायर ड्रैगन एम्पायर में भी नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर फोर्स थी। कोई भी उसकी मुखालफत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब ताहम ऐसी टीम सिर्फ मरने का इंतजार कर सकती थी। बास सूरो, अब हमें क्या करना चाहिए? एक लेवल 117 के 3 इसीसन ने बेबसी से पूछा। सिर्फ एक सोच के साथ जीरो विंग उसकी मुखालफत करने वाली चारों बैरूनी इमदादी टीमों की किस्मत का फैसला कर सकती थी। उनकी छोटी सी टीम की किस्मत तो दूर की बात। भागो, सूरो फुल हेवन ने लाशौरी तौर पर जवाब दिया जब उसने अपने सामने सुरमई जगह को देखा। अगरचे उनकी टीम की इस वक्त जीरो विंग के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फ्लावर ऑफ 7 सन्स माजी में कई बार जीरो विंग के साथ तसादुम का शिकार हो चुकी थी। अगर सैफ अली का मोड खराब हुआ तो वो चलते फिरते उनका भी सफाया करने का फैसला कर सकता था। भागें, अपने गिरदोनवा में मौजूद खास जगह को देखते हुए 3 इसीसुन ने बेचीनी से पूछा। लेकिन बास, हम कहाँ भागें? ये इलाका खासा बड़ा नहीं है। यहाँ एक चक्कर लगाने में आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इब्तिदाई इंतखाब की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल होने वाली खास जगह आम 3 माहिरीन के लिए बड़ी समझी जा सकती थी। ताहम ये बुनियादी तौर पर डोमेन रीलिम माहिरीन के लिए एक छोटा सा पिंजरा था। सैफ अली किसी भी वक्त इस पिंजरे में मौजूद लोगों की जानें ले सकता था। दस्तबरदार हो जाओ, हर कोई फौरन दस्तबरदार हो जाए, सूरो फुल हेवन ने दांत पीसते हुए हुक्म दिया। खिलाड़ियों के लिए इंतखाबी जंग में मौत तक लड़ना जरूरी नहीं था। अगर कोई शरीक मरना नहीं चाहता था तो वो दस्तबरदार होने में पहल कर सकता था। ताहम दस्तबरदार होने के लिए 1 मिनट का अमल दरकार होता था। मजीद ये कि जब तक खिलाड़ी इंतखाब के दौरान दस्तबरदार होते थे, न सिर्फ वो खुद बखुद एक लेवल खो देते थे, बल्कि वो एक कुदरती दिन तक गार्ड्स डोमेन में लाग उन भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, कोई भी दस्तबरदार होने का इंतखाब नहीं करेगा। ताहम सूरो फुल हेवन इन हालात में दस्तबरदार होने की सजा की जरा भी परवाह नहीं कर सकता था। सैफ अली के हाथों मारे जाने और 5 लेवल खोने और कई दिनों तक ऑफलाइन रहने पर मजबूर होने के मुकाबले में दस्तबरदार होना कहीं बेहतर ऑप्शन था। इस वक्त फ्लावर ऑफ 7 सन्स की टीम के अलावा दीगर बैरूनी इमदादी टीमें जिन्होंने जीरो विंग पर हमला नहीं किया था, उन्होंने भी फौरी तौर पर अपने शिरकत के हुकूक छोड़ दिए। कुछ देर के लिए खास जगह के अंदर सैकड़ों रोशनी के सुतून बुलंद हुए, जिससे एक शानदार मंजर पैदा हुआ जैसे आसमान जमीन पर उतर रहा हो। बदकिस्मती से
खास जगह के अंदर सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इस खूबसूरत मंजर की तारीफ करने के मोड में थे। फुलियम ड्रैगन सिटी। चूंकि 6 रिजर्व नशिस्तों का मुकाबला अभी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हुआ था, वार गार्ड्स टेम्पल के बाहर प्लाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन से भरा हुआ था। इन माहिरीन में से बहुत से इस वक्त जारी इब्तिदाई इंतखाब के बारे में खामोशी से बातचीत कर रहे थे। मैंने सुना है कि इस बार बैरूनी इमदाद के इंतखाब में 9 सुपर पावर्स हिस्सा ले रही हैं। मैं हैरान हूं कि किस सुपर पावर के सबसे ज्यादा खिलाड़ी बाकी बचेंगे। ये बहुत अच्छा होगा अगर हमारी गिल्ड के ज्यादा लोग इंतखाब पास कर सकें। इससे बाद में हमारा बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। मुझे डर है कि हमारे ज्यादा मददगार इंतखाब पास नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी सुना है कि स्काई ड्रैगन फैमिली, प्राइड एम्पायर, डेमन पैलेस और मेरकल ने फायर ड्रैगन एम्पायर के 6 अलिफाब्सोलिविट्स में से 4 को भर्ती किया है। इन पेयरलेस एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में वॉर गार्ड ऑर्डर को संभाले रखना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल होगा। क्या वो चारों गिल्ड्स कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है? उन्होंने दरहकीकत 4 अलिफाब्सोलिविट्स को भर्ती कर लिया। उन्होंने इसके लिए क्या कीमत अदा की? अगरचे बैरूनी इमदाद सरकारी मुकाबले में खास तौर पर मददगार नहीं होगी, लेकिन हर एक फिर भी गिल्ड के सरकारी रुकन के मुकाबले में आधे पॉइंट्स हासिल कर सकता है। बैरूनी मददगार के तौर पर एक पेयरलेस एक्सपर्ट को भर्ती करने का मौका किसी भी कीमत के लायक है। आखिरकार ये गिल्ड में एक इजाफी पेयरलेस एक्सपर्ट रखने के बराबर है। पेयरलेस एक्सपर्ट्स के जिक्र पर प्लाजा में मौजूद बहुत से खिलाड़ी रश्क के साथ स्काई ड्रैगन फैमिली, प्राइड एम्पायर, डेमन पैलेस और मेरकल के अरकान को देखने के लिए मुड़े। आखिरकार एक गिल्ड की बुनियाद बड़ी हद तक उन एपिक्स माहिरीन और पेयरलेस एक्सपर्ट्स की तादाद पर मुनहसर होती थी जो उनके पास होते थे। मजीद ये कि रिजर्व नशिस्तों के इस मुकाबले में एक इजाफी पेयरलेस एक्सपर्ट का होना भी नुमाया मददगार साबित होगा। इस वक्त वॉर गार्ड्स टेम्पल के अंदर आराम करने वाले मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम भी रश्क और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने 6 अलिफाब्सोलिविट्स में से 4 को भर्ती करने में कैसे कामयाबी हासिल की? हमने वाज़े तौर पर उन्हें पहले फलक बोझ कीमतों की पेशकश की थी, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उन चारों गिल्ड्स की मदद करने पर राजी हो जाएंगे। इसके साथ हम अफरादी कुव्वत के लिए इससे भी ज्यादा तंग जगह पर आ जाएंगे। मरियम ने अभी मौसूल होने वाली रिपोर्ट पढ़कर एक बदसूरत तासुर जाहिर किया। जीरो विंग का डेटा जाहिर होने के मामले ने पहले ही फ्रॉस्ट हेवन को एक नुकसानदेह पोजीशन में डाल दिया था। अब 4 गिल्ड्स अपनी मदद के लिए पेयरलेस एक्सपर्ट्स को भर्ती करने में कामयाब हो गई थीं। ये बुनियादी तौर पर जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। ऐसा लगता है कि ये चारों गिल्ड्स इस बार बैरूनी इमदाद की ज्यादातर नशिस्तों पर काबिज होंगी। हम बाद में यकीनी तौर पर एक बहुत ही नामुवाफिक पोजीशन में होंगे। बर्लिनेट ब्यू के चेहरे पर भी एक संजीदा तासुर था। फ्रॉस्ट हेवन पहले ही चोटी के माहिरीन और एपिक्स माहिरीन की तादाद के लिहाज से दूसरी सुपर पावर्स से कमतर थी शुरू करने के लिए। लिहाजा उन्होंने फर्क को पूरा करने के लिए अपनी बैरूनी इमदाद पर उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं। ताहम ये उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। हांग शेन युआन भी खामोश रहा। उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि इब्तिदाई इंतखाब इतना शदीद होगा, यहां तक कि फायर ड्रैगन एम्पायर के 6 अलिफाब्सोलिविट्स में से 4 भी स्टेज पर आएंगे। चाहे कुछ भी हो, चुल्लू कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले नताइज देखते हैं, 7 वंडर्स ने कहा। फ्रॉस्ट हेवन के अलावा दूसरी सुपर पावर्स भी घबरा रही थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्काई ड्रैगन फैमिली, प्राइड एम्पायर, डेमन पैलेस और मेरकल इंतखाबी जंग के सबसे बड़े फाते बन जाएंगे। जहां तक उन चारों गिल्ड्स का ताल्लुक है, वो खुशी के एक लम्हे में मगन थे, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने 4 अलिफाब्सोलिविट्स को हायर करने के लिए जो कीमत अदा की थी वो इसके काबिल थी। अब उन्हें सिर्फ इंतखाब खत्म होने और नताइज के ऐलान का इंतजार करना था। वो चारों गिल्ड्स अपने अमाल में वाकई मोहतात थीं। यहां तक कि हमें अभी खबर मिली है कि उन्होंने 6 अलिफाब्सोलिविट्स में से 4 को मदऊ किया है। नायब गिल्ड लीडर, मुझे डर है कि हमें बाद में अपने मंसूबों को तब्दील करना पड़ सकता है, व्हाइट फीदर ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ते हुए माथे पर बिल डालकर कहा। अगरचे 4 पेयरलेस एक्सपर्ट्स का इजाफा मिथोलॉजी की मजमूई सूरत हाल को मुतासिर नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी ऐसे मुतगय्युरात को नापसंद करती थी। फायर ड्रैगन एम्पायर के 6 अलिफाब्सोलिविट्स कोल्ड शेडो के होंठ ये सुनकर मुड़ गए। इसके साथ ब्लैक फुलियम को भी बचने में दुश्वारी होगी। इससे पहले जब इसने जीरो विंग को दबाने के लिए चारों सुपर पावर्स के मंसूबे के बारे में सुना, तो वो अब भी निस्बतन बेचैन महसूस कर रही थी।
उसने पहले सैफ अली की ताकत और चालें देखी थीं। इसे मारना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल होगा। ताहम 4 पेयरलेस एक्सपर्ट्स के इजाफे के साथ खास जगह की पाबंदियों के साथ मिलकर सैफ अली की मौत तकरीबन यकीनी थी। जैसे ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम इंतखाबी जंग के नताइज की पेश गोई कर रहे थे, अचानक एक घंटी बजी जिसकी आवाज़ पूरे वॉर गार्ड्स टेम्पल में गूंज उठी। ये घंटी इंतखाबी जंग के इख्तिताम की नुमाइंदगी करती थी। क्या हो रहा है? इंतखाबी जंग खत्म हो गई? क्या ये अभी शुरू नहीं हुई थी? क्या वॉर गार्ड्स टेम्पल से कोई गलती हुई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। चिल्लू चल कर देखते हैं। इंतखाबी जंग के अचानक खात्मे ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम को उलझन में डाल दिया। वो ये जानने के लिए वॉर गार्ड्स टेम्पल के मरकजी हाल की तरफ भागे कि क्या हुआ है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।